Morning, everybody. We welcome you to the session on injury prevention and rehabilitation in archery. This is not only for archery, this is for every sports, if you can say. Injury is very, very important, because what happens is you are preparing for the Olympics, you're preparing for the World Championship, you are preparing for the major tournaments, and suddenly you fall prey to an injury. All your effort go waste. तो फ्रेंड, ये बहुत जरूरी है कि हम जाने की इंजरी जो है उसको जैसे हम तैयारी करते हैं टेक्निकली, मेंटली, फिजिकली, उतने ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि क्या हमारा शरीर स्वस्थ है। पीक परफॉर्मेंस में करना चाहते हैं तो क्या हमने शरीर पे भी ध्यान दिया है, क्योंकि बहुत हमने देखा है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर कूलिंग डाउन, अगर वार्म अप नहीं करते हैं और एक थोड़ा सा भी इंजरी आ जाता है, एक टेंडन में इन्फ्लेशन आता है, तो पूरा के पूरा टूर्नामेंट बेकार चला जाता है। तो बहुत जरूरी है, हमारे पास बहुत बार जब हम खेलने जाते हैं, किसी नेशनल चैंपियनशिप में हम खेलने जाते हैं, किसी अन्य टूर्नामेंट में, और हम कहीं पे वहां पे कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं रहता, कोई स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर नहीं रहता। ऐसे सिचुएशन में अगर हम किसी गांव में, कस्बे में, जिले में अगर हम तीरंदाजी कर रहे हैं और हमें कोई चोट आती है तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या करते हैं, ये सब की जानकारी आज हमें डॉक्टर संदीप चौधरी जी देंगे, जो एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट है। बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स इनके अंडर में इन्होंने ठीक किए हैं, उनको इनके पास आते हैं। तो आप आज सुनेंगे कि इंजरीज के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बेसिक फर्स्ट एड जो हम बोलते हैं, हर कोच को थोड़ा सा अपना फर्स्ट एड की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि जब कुछ हुआ क्या तुरंत क्या कर सकते हैं। हम बाद में तो जरूर अस्पताल जा सकते हैं, बाद में हम जरूर किसी फिजियोथेरेपिस्ट या के पास जा सकते हैं, लेकिन तुरंत हम क्या कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम प्रिकॉशन क्या लें। हमें आजकल देखिए बहुत लोगों का बैक पेन आने लगे हैं, बहुत लोगों के नी जॉइंट्स पेन आ रहे हैं, बहुत लोगों के आपके शोल्डर इन्फ्लेशन आते हैं, और वो बेचारे कोई गर्दन के प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से वो बैठ नहीं सकते ठीक से, वो लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाते। तो अगर फ्रेंड्स हमें लाइफ को एंजॉय करना है, अगर फ्रेंड्स हमें अपने को परफॉर्म करना है पीक पे, तो ये बहुत जरूरी बनता है कि अपने स्वास्थ्य का आप ख्याल रखें। इंजरीज को जो प्रिवेंट कर सकते हैं होने के लिए, अगर हम प्रॉपर वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन से कर सकते हैं, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय खेल प्राधिकरण का, खेल मंत्रालय का, हमारे भारतीय तीरंदाजी संघ का, हमारे कोचेस डेवलपमेंट कमेटी का, और जितने भी एक्सपर्ट्स हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम जो ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम है फॉर कोचेस डेवलपमेंट, इनसे जो लोग भी जुड़े हुए हैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही समय ये कंटेंट को लाने के लिए काफी टीम पूरा काम किया है। और ये टीम का आज आप देखेंगे कैसे इन्होंने, डॉक्टर संदीप जी सिंपल तरीके से कोशिश करेंगे आपको बताने का कि इंजरीज को कैसे प्रिवेंट करें, कैसे हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं अगर इंजरी होता है। तो आज सुनते हैं डॉक्टर संदीप के जुबानी क्या हम कर सकते हैं अपने पीक परफॉर्मेंस के लिए, एक अच्छे तरीके से टूर्नामेंट में मेडल जीत के और टोक्यो से गोल्ड मेडल लेके आने के लिए। ओवर टू डॉक्टर संदीप। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। धन्यवाद देता हूं कि आप आज इतने तादाद में आप आए हैं मुझे सुनने के लिए, और मुझे ये मौका मुहैया कराया है स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ने, डीजी साई ने और आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ दिस फॉर गिविंग मी दिस wonderful opportunity to present my few experiences in the field of sports injury and rehabilitation. Dr. Sandeep, can you come closer to the mic? थोड़ा सा माइक पे क्लोज आए, आवाज आपकी थोड़ा गायब हो रही है बीच बीच में। अगर क्या होगा कोई भी बता सकता है। थोड़ा सा माइक में बोले, थोड़ा सा और आगे आके माइक में बोले जी। तो अब कोई भी खिलाड़ी का सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य होगा एक मेडल पाना। अगर ये मेडल कौन सा, अगर वो भी अगर एक ओलंपिक का मेडल हो तो बढ़िया बात, उससे तो और कुछ चाहिए नहीं अपने को, मानो जैसे अपने को स्वर्ग मिल गया। तो हर कोई एथलीट, हर कोई कोच, हर कोई सपोर्टिंग स्टाफ जो भी आज ट्रेनिंग कर रहे हैं, भले वो गांव खेड़े में हो, नेशनल कैंप में हो या इंटरनेशनल में हो, सबका लक्ष्य, हमारा सबका लक्ष्य एक ही है। जैसे आर्चरी का प्लस पॉइंट 10, बस 10 पॉइंट यानी गोल्ड एट ओलंपिक्स। सो उसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। ये स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एक एथलीट है जिसके एल्बो में इंजरी हो गई है और उसका एल्बो डिसलोकेट हो गया है। तो ये बात है 2016 रियो ओलंपिक का।
दोस्तों तभी क्या हुआ था, इन्होंने 177 वेट कैटेगरी में ये ट्राई किया लिफ्टिंग का, और सडनली इनका एल्बो स्नैच हो गया। क्या हो गया है? 4 साल की मेहनत बेकार। 4 साल की सिर्फ अकेले खिलाड़ी की मेहनत नहीं होती है, उसके पीछे होता है उसका कोच होता है, उसका सपोर्ट स्टाफ होता है, उसकी फैमिली होती है। तो ये वहां तक पहुंचना एक अपने आप में एक मुकाम है, और वहां जाके इंजरी होके हम ऐसे बाहर हो गए तो इससे खराब तो कोई चीज नहीं है। दूसरे राइट साइड में देख सकते हैं आप सभी के पहचान वाले चहेते आदिल अंसारी जी है। इनका एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली 2019 में जब एम्स्टर्डम में इनका वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा था, ये व्हीलचेयर 2 कैटेगरी में खेलते हैं। फर्स्ट स्कोरिंग राउंड तो इन्होंने बढ़िया कर लिया, लेकिन सडनली अनफॉर्चुनेटली इनके रिस्ट पाम को जो है वो इंजरी हो गई है। तो उसके कारण ये क्या है कि वो नहीं पकड़ सके, एरो नहीं होल्ड कर सके। उसके वजह से सेकंड स्कोरिंग में ये मन चाहे स्कोरिंग नहीं दे पाए, और उसके वजह से इनको ओलंपिक का जो बर्थ है उससे मुकरना पड़ा। तो दोस्तों आज का टॉपिक भी वही है मेरा कि इंजरी अगर आपको आपके जीवन में इतना कुछ देती है, आपको मुकराती है, आपके लक्ष्य से आपको चुकाती है, तो आज का टॉपिक मेरा वही है कि ये इंजुरीज क्या है, क्यों होती है इंजुरीज, इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और इनको रिहैबिलिटेट कैसे कर सकते हैं। तो होती क्या है इंजुरी? स्पोर्ट्स इंजुरीज। स्पोर्ट्स इंजुरीज वेरी सिंपल डेफिनेशन है, द काइंड ऑफ इंजुरीज दैट मोस्ट कॉमनली अकर ड्यूरिंग स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज। जो भी हमारे खेलकूद में ट्रेनिंग में हम जो इंजुरीज लेते हैं उसको हम स्पोर्ट्स इंजुरीज बोलते हैं। तो अभी आपको देखना है कि ये इंजुरीज होती क्यों है अपने को। तो अगर आप स्क्रीन पे देख सकेंगे तो हमने इसको रीजन देने के डिफरेंट तरीके ढूंढे हैं। अगर आप पहले देखेंगे तो सबसे पहले आता है जो वार्म अप और कूल डाउन। अगर ये क्या है कि इनएडिक्वेट वार्म अप या कूल डाउन, यानी क्या है कि हम अपने बॉडी को रेडी नहीं करेंगे वो इवेंट के लिए, वो ट्रेनिंग के लिए, वो कंपटीशन के लिए, और वैसे ही खेल में उतरेंगे तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग इंजुरी। वैसे ही उसी प्रकार कूल डाउन का भी इंपॉर्टेंस है। इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ही। लेकिन कूल डाउन क्या चीज है? कूल डाउन है कि जो अपने बॉडी के पैरामीटर्स बढ़ाए हैं ड्यूरिंग द कंपटीशन और ट्रेनिंग फेज, उसी को हमको नीचे भी लेके आना है। ऐसा तो नहीं है ना 160 ब्लड प्रेशर कर लिया और वही उसको छोड़ दिया घर आ गए, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि उसके वजह से इंजरीज हो सकती है। मसल इम्बैलेंसेस। मसल इम्बैलेंस क्या है कि आप राइट साइड में देख सकते हैं, एक शोल्डर आपका नीचे है, एक शोल्डर आपका ऊपर है। ये मे भी एक डोमिनेंट साइड है, उसके लिए नीचे हो सकता है, लेकिन अगर मसल में दो ग्रुप ऑफ मसल में प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं है, जो रेशो उनमें चाहिए रहता है वो अगर नहीं है, तो इंजरी अपने को हो सकती है। तीसरा और चाहिए मेरा सबसे पोस्चरल डिफेक्ट्स। पोस्चरल डिफेक्ट्स यानी क्या कि हम जैसे खड़े रहते हैं, हम जैसे बिहेव करते हैं, हम जैसे स्टांस लेते हैं, और उसमें जो नेचुरल बॉडी ने गॉड ने गिफ्ट किया हुआ है अपने को पोस्चर, हम अगर उससे भटकते हैं और खुद के एक्वायर्ड पोजीशन या पोस्चर्स हम लेते हैं, तो उसके वजह से भी अपने को इंजरीज हो सकती है। ओवरयूज क्या होता है कि एक मसल को हम रिपीटेडली यूज करते हैं, एक मसल को रिपीटेडली, जैसे हम एक दिन में वो पकड़ के एरो हम तकरीबन 150 से 180 बार चलाते हैं, तो इसको बोलते हैं रिपीटेड एक्टिविटी, क्योंकि ये हर एक्टिविटी के लिए आपको मसल में स्ट्रेंथ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, पावर चाहिए, एंड्योरेंस चाहिए। तो अगर हम ओवर यूज वो चीज का करते हैं तो हमको इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट कम्स एज। एज में क्या हो सकता है? एज तो होता है कि अगर आप एक सर्टेन एज के बाहर है, 40 प्लस है, तो आपको डेफिनेटली यू आर प्रोन टू गेटिंग इंजरी। और या तो आप एडोलेसेंट है, आप चाइल्ड है, लेकिन आप ढंग से ट्रेनिंग नहीं कर रहे या तो ओवरलोडिंग कर रहे, उसके वजह से भी इंजरी हो सकती है। यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत बार क्या होता है कि बिगिनर्स में हम ज्यादा पाउंडेज का वो ले लेते हैं, जैसे 40 पाउंडेज का बोले लिया, और कोई बच्चा है वो ट्रेनिंग करना जानता नहीं, बिगिनर है, लेकिन क्या है कि फैसिलिटीज नहीं है, पैसे की कमी, या तो कोई एक्सवाइजेड रीजन से हम वो यूज कर लेते हैं, और वही चीज होती है वो आपको इंजरी की तरफ लेके जाती है। अभी बाद में सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट है पुअर टेक्निक। अगर भाई साहब अगर आपने टेक्निक ही नहीं जानी है, कैसे खड़े होना है, कैसे स्टांस लेना है,
कैसे नेक को रोटेशन करना है, कैसे शोल्डर को ऊपर लेके जाना है। तो डेफिनेटली पुअर टेक्निक के वजह से आपको इंजरी होनी ही होनी है। अभी इंजरी किसी को अच्छी नहीं लगती है, या शायद ही कोई होगा यहाँ पे कि बोलता है कि मुझे इंजरी लगती हो, क्योंकि इंजरी से हम सभी डरते हैं। एथलीट, कोच, इनके जिंदगी में, इनके डिक्शनरी में ये इंजरी अगर वर्ड निकाल देंगे तो बहुत ही सरल होगा। बट इंजरीज क्या है, ये अपने कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में क्यों नहीं है? क्योंकि इंजरीज हैपन्स बाय एक्सीडेंट। वो अपने आप तो होती नहीं है, इंजरीज होती है एक्सीडेंट से। लेकिन डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या जो चीजें हैं वो आज हम यहाँ सीखेंगे और वो आज हम कर लेके जाएंगे। तो इंजरीज का क्लासिफिकेशन एक जल्दी दिया है, क्योंकि ये चीजें हम आगे जाके अपने डिस्कशन में इन्वॉल्व करने वाले हैं। जैसे ट्रॉमेटिक होती है, ओवरयूज होती है, तो अक्यूट और क्रोनिक, ये सबसे तो इंपॉर्टेंट चीज है। अक्यूट इंजरी क्या है, आपने एरो चला लिया और एक 70 मीटर आपका टारगेट है, आप लेने गए, जाते जाते आपका एंकल मुड़ गया, वो अचानक इंजरी होगी, उसको बोलेंगे हम अक्यूट इंजरी। और दूसरा जैसे क्रोनिक, मैं अभी बोला, जैसे आप जितना ओवरयूज करते हैं, जितना बो पकड़ते हैं, जितना एरो चलाते हैं, उसके वजह से जो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा हम इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, उसके वजह से जो इंजरीज होती है उसको हम कहेंगे क्रोनिक इंजरीज। तो दोस्तों, what is the prevention of sports injuries? ये this has to be the most important topic of every athlete and every कोच और सपोर्ट स्टाफ, क्योंकि अगर इंजरी को बचाएंगे हम तो हमको रिकवरी की चिंता करनी नहीं पड़ेगी। इट इज ऑलवेज सेड दैट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अभी जब इंजरी होगी तब का तब देखेंगे, लेकिन वो होनी नहीं चाहिए, इसके लिए हम आते हैं प्रिवेंशन पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है कि वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग। सो व्हाट इज वार्म अप? वार्म अप में क्या होता है कि हम अपने बॉडी के पैरामीटर्स को वो लेवल तक लेके जाते हैं कि उसकी वजह से हम वो एक्चुअल इवेंट में वो बॉडी रेडी करें। हम वार्म अप में करते क्या है, तो बेसिक छोटा मोटा जॉगिंग कर लेते हैं, उससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, मसल्स को ऑक्सीजन मिलता है, उसकी वजह से क्या होता है, फिर हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं। अभी स्ट्रेचिंग क्या होता है, स्ट्रेचिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्ट्रेचिंग से क्या होता है कि एक मसल, अगर वो क्या होता है कि हम जब रेस्ट करते हैं तो मसल अपने नॉर्मल शॉर्टनिंग पोजीशन में होते हैं। अगर हमको कोई इवेंट करना है, कोई एक्टिविटी करनी है, तो आपको वो मसल को जगाना पड़ता है, उसको उसकी ऑप्टिमल लेंथ में लेके आना पड़ता है। व्हाट इज ऑप्टिमल लेंथ? इज कि जो मसल की लेंथ होनी चाहिए। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि द लेंथ ऑफ मसल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट ऑफ इट्स वर्क। तो आउटपुट क्या है इसका वर्क का? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, तो अगर शॉर्टन मसल में मैं डेफिनेटली कर नहीं पाऊंगा। अगर एग्जांपल के तौर पे, अगर आपका हैमस्ट्रिंग टाइट है और मैं बोलूंगा आपको एक राउंड के 2-4 राउंड लगाना है, स्प्रिंट भी करना है, तो डेफिनेटली आपको क्रैम्प आएगा, या तो मसल टेयर होने के चांसेस है, यानी इंजरी होने के चांसेस है। तो ये स्ट्रेचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही निग्लेक्टेड चीज है, क्योंकि हमें बोला जाता है कि आप स्ट्रेचिंग करो, वार्म अप करो प्रॉपर से, लेकिन एलीट एथलीट की बात छोड़ दीजिए, हमारे बिगिनर्स जो होते हैं, एमेच्योर जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि नहीं, हमको तो अभी टाइम जो है वो प्रैक्टिस में ही देना है, हमको तो वो चलना है, हमको आरे चलना है, बस यही अपने को मेन टेक्निक लगता है, तो इसके लिए ये निगलेक्ट होता है। स्ट्रेचिंग करना चाहिए। स्ट्रेचिंग का एक सिंपल प्रिंसिपल है, आप जो भी स्ट्रेचिंग करेंगे उसको थोड़ा सा स्टैटिक होल्ड दीजिए, यानी 10 to 15 सेकेंड्स अगर उसको आप होल्ड करके रखते हैं, तभी जाके मेरे मसल्स को फील होगा कि हाँ कुछ तो स्ट्रेच हो रहा है, तभी जाके मेरी मसल ये ऑप्टिमल लेंथ में आने वाली है। वैसे ही अभी नेक्स्ट है कूल डाउन। कूल डाउन का क्या इफेक्ट है? कूल डाउन यानी क्या, मैंने जब भी बोला, अभी आपने ब्लड फ्लो बढ़ा दिया, मसल का लेंथ बढ़ा दिया, कंडक्शन नर्व का वो बढ़ा दिया, अभी बॉडी एकदम कॉम्पिटिशन के लिए रेडी है, कॉम्पिटिशन हो गया, आपका पूरा हो गया। अभी क्या है कि हम कूल डाउन यानी बॉडी को वापस अपने लेवल पे लाना भूल जाते हैं। कैसे? बहुत बार में हड़बड़ी में, यानी या तो हम स्किप करते हैं, आलस आता है बहुत बार, या तो कभी हम मेडल जीते होते हैं उसको खुशी में, नहीं जीतते तो उसके गम में, ये तो भूल जाते हैं हम लोग कि कूल डाउन। लेकिन मैं ये बोलता हूँ, जो वार्म अप और कूल डाउन प्रॉपरली करता है वो कभी इंजुरीज के पास इतना नहीं जाता है जो ये चीजें स्किप करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बोले तो क्या? इट्स सिंपल। हाइड्रेशन इज व्हाट? हाइड्रेशन इज यू मेंटेनिंग योर वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट्स इन योर बॉडी। तो उससे क्या होता है कि हाइड्रेशन, जैसे हम
धूप में खड़े रहते हैं, इधर उधर जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो पसीना आता है, खड़े रह के मसल का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। तो आपको उसको ध्यान में रखना है कि हम उसको पीरियोडिकली जो है बॉडी को हाइड्रेट करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पानी पीना है, प्यास लगने तक इंतजार नहीं करना है। उसके बाद आता है प्रॉपर टेक्निक और इक्विपमेंट। अभी कल ही हमने दोस्तों रंजीत सर से सुना बेसिक प्रिंसिपल्स, उसमें हमने बहुत सारी टेक्निक वाली चीजें देखी है कि शोल्डर कैसा होना चाहिए, आर्म कैसा होना चाहिए, फोर आर्म कैसे होना चाहिए, क्या पाउंडेज होना चाहिए। तो अगर आप वो प्रॉपर टेक्निक से करेंगे और तो इंजरी के चांसेस कम होंगे। इक्विपमेंट क्या होता है, जैसे मैंने पहले ही बोला, छोटा बच्चा है लेकिन 40 पाउंडेज का जो बिगिनर है उसको हमने दे दिया भैया तो इससे खींच ले क्योंकि हमारे पास तो यही अवेलेबल है, तो दिस इज नॉट डन, है ना। तो ये इक्विपमेंट अगर प्रॉपर नहीं होंगे तो देयर इज अ चांसेस ऑफ इंजरी। अभी फिजिकल कंडीशनिंग ये बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके बाद में आता है कि बैलेंस अपोनेंट्स, ये तो अपने में नहीं आता है जो कुश्ती या तो बॉक्सिंग में आता है क्योंकि वो वेट कैटेगरी आता है। रूल्स और एनफोर्समेंट, जैसे हर गेम के लिए सेफ्टी रूल्स ये बनाए होते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ने। वो क्यों बनाए होते हैं, क्योंकि हम सेफ रहे, खेल हम करें और प्रॉपर खेल करें। अभी नेक्स्ट स्लाइड इज फिजिकल कंडीशनिंग। मैंने जैसे बोला अभी फिजिकल कंडीशनिंग क्या है कि हम ट्रेनिंग तो जरूर करते हैं, सभी करते हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये ओलंपिक के दौरान गिर गए। ये बात नहीं है कि इनकी ट्रेनिंग नहीं है या क्या है, ये शायद से ये पिक्टोरियल है सिर्फ कि ओवरलोड हो गया है, यानी उस संभला नहीं गया, बैलेंस नहीं हो पाया और इसके लिए वो स्किप हो गए। तो दोस्तों व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग, जब भी हम करते हैं ट्रेनिंग स्ट्रेंथनिंग का, तो उसमें दो प्रिंसिपल के ऊपर हमको ज्यादातर ध्यान देना है। वन इज ओवरलोड। ओवरलोड यानी सिंपल भाषा में बोलता हूँ, वो आज तुमने 1 kg डंबल उठाया, कल 2 kg, कल 3 kg, ये है एग्जांपल के तौर पे। ये नहीं है कि आज आप पहली बार गए, जिम में गए, ग्राउंड में गए और बाजू वाला 10 किलो उठा रहा है तो चलो मैं भी 10 किलो से चालू करता हूँ, वो जरूरी नहीं है। वजन उठाना जरूरी नहीं है, वो कैसे उठाते हैं, कैसे हम मसल को ट्रेन करते हैं, वो है लोडिंग। और उसमें डेफिनेटली है ओवरलोडिंग हम करते हैं, उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग जैसे नीचे के पिक्चर में दिखा है, छोटे से लेके बड़े वेट तक हम जाएंगे, उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। स्पेसिफिसिटी यानी क्या है कि हम जो चाहिए वही मसल का एक्सरसाइज करेंगे, जबरदस्ती हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम आर्चरी करते हैं, हमको क्या करना है, खड़ा रहना है, हमको हमारे बॉडी के डिमांड्स पता है, फिजिकल नीड्स पता है, कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो हम करेंगे। हमको बॉडी बिल्डिंग नहीं करना है कि जाके बड़े बड़े वेट्स उठाए, क्योंकि हमको स्ट्रेंथनिंग करना है। तो ये चीज होती है स्पेसिफिसिटी। अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग आर देयर, जैसे आइसोमेट्रिक्स है, आइसोटोनिक्स है, आइसोकाइनेटिक है। तो डिटेल में नहीं जाते हुए हम एक बात करते हैं, आइसोमेट्रिक्स यानी क्या है कि अगर कोई चीज मैंने एक मसल एक्शन लिया है, बाइसेप करने को लिया है और मैंने यही रोक दिया है और मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा है अगेंस्ट रेजिस्टेंस, अगर मैंने हाथ में डंबल लिया और यहाँ तक गया और यहाँ पे होल्ड किया कुछ सेकंड्स के लिए, तो वो जो मसल लेंथ है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कोई बदलाव नहीं आएंगे, मसल लेंथ उतना ही रहेगा एट पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ एंगल, और उसको हम सस्टेन करेंगे, उसको बोलते हैं हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। अभी ये टर्म्स मैंने नीचे भी दी है, प्राइमरी एक्सरसाइजेस यानी जो चाहिए हमको, वो जो ज्यादा जरूरी है वो करते हैं, यानी मेजर ग्रुप ऑफ मसल्स को बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस। सेकेंडरी क्या है, जैसे छोटे छोटे मसल्स है बॉडी में, आर्म के छोटे से, फोर आर्म के, ब्रिस्ट के, अभी ये नहीं है कि उनको काम नहीं करेंगे हम, उनका जरूरत नहीं है, डेफिनेटली जरूरत है, लेकिन वो सेकेंडरी मसल्स है, यानी उनको आप थोड़ा सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस अपने को पूरा हेड टू टो ही देना है। कोर एक्सरसाइज क्या है, बाय डेफिनेशन इफ यू सी, इफ यू यूज 2 or more number of major group of muscle in one particular type of exercise, that are the core exercise। यानी क्या है कि जैसे हम जंपिंग करते हैं, स्क्वाटिंग करते हैं, इसको बोलते हैं कोर एक्सरसाइज। हम ज्यादा तो एक से ज्यादा बॉडी का पार्ट उसमें यूज करते हैं। Plyometrics exercises. Plyometric exercises what? These exercises are meant to build up your strength and your power. Sorry, power and your speed. तो इसमें क्या होता है? That is definitely important to build up your speed. तो speed कैसे होता है और ये power कैसे बढ़ता है? तो ये बढ़ता है एक्सप्लोसिव चीजें करने से। आपने देखा होगा, हम जिम में एथलीट अपने जिम में बॉक्स जंपिंग करते हैं या तो ट्रैक पे करते हैं, उससे क्या होता है कि आपके अंदर जो है
एक्सप्लोजिव पावर बढ़ता है। उसी प्रकार क्या है कि अगर आप कोई एक एक्टिविटी फास्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। अभी प्रोप्राइसेप्टिव एक्सरसाइजेस, बैलेंस ट्रेनिंग, ये प्रोप्राइसेप्शंस क्या है? प्रोप्राइसेप्शन यानी क्या है कि आपका जॉइंट हवा में कहाँ है, ये आपके ब्रेन को जो सिग्नल भेजते हैं वो प्रोप्राइसेप्टर, वो रिसेप्टर्स आपके हर एक के जॉइंट में होते हैं और वो क्या करते हैं कि आपका बैलेंस मेंटेन करते हैं। तो अगर ये प्रोप्राइसेप्टर्स में गड़बड़ी है, आपके प्रोप्राइसेप्शन में गड़बड़ी है, तो आपके बैलेंस में डेफिनेटली गड़बड़ी आएंगी। और नेक्स्ट इज कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग। कार्डियो रेस्पिरेटरी यानी क्या है कि आपके हार्ट और लंग को उतना काबिल बनाना है जो कम से कम ऑक्सीजन में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे, उसको बोलते हैं हम कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग। जैसे साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ये चीजें आती है। अभी कमिंग बैक टू आर्चरी, व्हाट आर द मेन मसल्स ऑफ आर्चरी? आई एम नॉट गोइंग डिटेल इन द नेम्स कि ये है मसल वो है, लेकिन ये जो चीजें हैं रोटेटर कफ, ये आप सभी ने सुना होगा, जाना होगा, किसी ने बताया होगा मेरा रोटेटर कफ ये वो, तो आप सुनते ही है कि रोटेटर कफ इज अ मेजर ग्रुप ऑफ मसल विच इज रिक्वायर्ड एसेंशियली इन द आर्चर्स। फिर उसके बाद एक्सेसरी जो उसको सपोर्ट करने वाले मसल्स है, जैसे देखा जाए आप बैक मसल्स है जो रोम्बॉइड्स, लेवेटर, ट्रापेजियस, डेल्टॉइड, और ये मसल्स होते हैं। बैक टेंशन मसल जैसे आपने देखा, ये सब मसल जो है वो बैक को टेंशन है वो आपको सपोर्ट देते हैं। अभी बायोमैकेनिक्स, हम डिटेल में नहीं जाएंगे बायोमैकेनिक्स, लेकिन क्या है कि जो आर्चरी का बायोमैकेनिक्स है वो दैट इज अ ड्राइंग अ बो इज अ डायनामिक फोर्स। यानी क्या है कि हम उसको डायनेमिक है, स्टैटिक फोर्स नहीं, वो डायनेमिक है, वो मूवमेंट हो रहा है कुछ ना कुछ। तो ये किस प्रकार हम आपको समझा सकते हैं? न्यूटन थर्ड लॉ सभी ने तो पढ़ा होगा स्कूल में। क्या है ये? लॉ ऑफ रिएक्शन, यानी फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या होता है जब व्हेन योर फ्लेक्सर मसल ऑफ आर्म कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो दे एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बो स्ट्रिंग। तो क्या होगा, स्ट्रिंग के बो के स्ट्रिंग पर फोर्स होगा, और जब वो स्ट्रिंग रिलीज करते हैं तो वो जो आपने फोर्स लगाया था, जो पुलिंग में खींचा था, वो क्या होगा, वो रिलीज करेंगे, तब एरो को प्रोपेल करने के लिए काम में गया। इसको बोलते हैं एक्शन और रिएक्शन। आपने खींचा और वो सामने गया, सॉरी एरो सामने गया, इसको बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ रिएक्शन। और सिंपल आज यहाँ से हम क्या लेके जाएंगे, द फोर्स अप्लाइड शुड बी मोर ऑन द बोन्स देन ऑन द मसल्स। क्यों ये क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन ये मसल पे हमने को क्यों जोर नहीं देना है, क्योंकि मसल ये है, ये थकने वाली चीज है, ये थकान होती है इनको, ये इलास्टिक टिश्यू है। एक रबर को हम बहुत ज्यादा दिन तक अगर खींच के रखेंगे तो उसका इलास्टिसिटी जैसे जाता है, वैसे ही मसल्स है वो इलास्टिक टिश्यू है। इसके लिए अपने को ज्यादा से ज्यादा बोन को इस्तेमाल करना है। अभी एक स्टडी हुआ आर्चरी के बारे में, पूरे वर्ल्ड में होते रहते हैं, अपने इंडिया में भी हुआ। एएसआई ने रिसेंटली स्टडी किया कि सबसे ज्यादा इंजुरीज क्या होती है आर्चर में, और उसमें अगर आप देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो पार्ट है जो इंजर्ड होता है वो ड्रॉप आर्म ऑफ शोल्डर होता है। जो जिससे हम ड्राइंग करते हैं वो आर्म जो है उसको इंजुरी सबसे ज्यादा होती है। आप देख सकते हैं बाकी इंजुरीज भी है, जैसे आपके फोर आर्म को है, नेक मसल्स को है, व्रिस्ट को है, एल्बो को है, या तो ब्लिस्टर्स है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजुरीज है। अभी इसमें कॉमन इंजुरीज क्या क्या होती है अपने को, कॉमन इंजुरीज जैसे और क्यों होती है ये, जैसे मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड अभी देखा हमने शोल्डर ऑफ योर ड्राइंग आर्म, तो उसमें सबसे नंबर 1 पे आता है रोटेटर कफ मसल। रोटेटर कफ ये क्या है, ये 4 मसल से बना हुआ है और ये आपके शोल्डर जॉइंट को सपोर्ट करता है। 4 पिलर पे आपका शोल्डर जॉइंट खड़ा है जो आपको रोटेशन यानी ये चीज को कंट्रोल करने वाले जो मसल्स होते हैं उनको बोलते हैं रोटेटर कफ, और उन्हीं में सबसे ज्यादा इंजरी होती है। ये है आपके रोटेटर कफ मसल, ये आपका ऊपर सुप्रास्पाइनटस, ये टेरेस माइनर, इंफ्रास्पाइनस, सबस्कैपुलरिस, ये है मसल्स। और उसी में इंपॉर्टेंट मसल आता है डेल्टॉइड भी जो है वो आर्चरी में इंपॉर्टेंट मसल माना जाता है। तो ये मसल्स करते क्या है, तो ये मसल क्या करते हैं, ये जब आप यू होल्ड एंड स्टेबलाइज द आर्म व्हेन इट इज एक्सटेंडेड, जब हम एक्सटेंड करते हैं ड्राइंग में तब ये उसको होल्ड करके रखते हैं। दो मसल दिखाई है, इंफ्रास्पाइनटस एंड टेरेस माइनर, ये क्या करती है, ये एक्सटर्नल रोटेटर है आपके शोल्डर की,
तो ये जब रोटेशन ये ड्राइंग करते हैं तो ये एक्सटर्नली रोटेट करके रखते हैं। जो सुपरस्पाइनस और डेल्टॉइड जो इंजेक्शन मसल है आपका, वो क्या करता है कि आपके हेड को, जो आपके आर्म का शोल्डर का हेड है, उसको ये सॉकेट में बनाए रखता है ताकि आपको स्टेबिलिटी मिले, आपका हाथ हिले नहीं। तो रोटेटर कफ इंजरीज ये होती क्या है? दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेजुअल ऑनसेट एंड कॉज्ड बाय द रिपीटेटिव लाइट ट्रॉमा टू द सॉफ्ट टिश्यू और बोन। यानी क्या होता है कि एक ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, धीरे धीरे ये इंजरी आपको आती है, और आप यहाँ देख सकते हैं ये जो रोटेटर कफ के टेंडन्स है, ये रेड रेड जो चीजें हैं, यहाँ पे आपका ट्रॉमा हुआ है, कुछ फाइबर फट गए या तो ये घिस गए हैं ना। ये होता क्यों है? जैसे आपने ओवरलोडिंग किया, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर लिया, आपको अगर ट्रेनिंग की उतनी आदत नहीं है तो क्या होगा, छोटी छोटी टिश्यूज में इंजरी होगा, मसल थोड़े फाइबर्स फटेंगे। उसके वजह से क्या है कि आपने तो भी आपका एक्टिविटी चालू ही रखा, आज थोड़ा दर्द होता है, कुछ नहीं होता है, चलो देख लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि उसमें पेन जाता है, पेन हो जाता है। पेन क्या है कि सिम्टम, ये बॉडी का आपको इंडिकेशन है कि बॉस समथिंग इज रॉन्ग इनसाइड योर बॉडी पार्ट, है ना, कुछ तो पैथोलॉजी है, कुछ तो गलत है, इसके लिए ये पेन है ना। पेन आता है तो उसके बाद क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग आ जाता है वहां पे जॉइंट रोटर शोल्डर में, और आपकी टिश्यू इंजरी वापस बढ़ जाती है। तो ये जो है इसको बोलते हैं हम विशियस साइकिल। ये है हनुमान जी की पूछ, ये बढ़ती जाती है, ये कभी छोटी होती नहीं है। इसके लिए आपको इसको कहीं ना कहीं तोड़ना होता है अगर आपको इंजरी को ठीक करना है तो। अभी इसके सिम्टम्स क्या है? पेन होता है पूरे शोल्डर में, किसी को सामने होता है, किसी को पीछे के साइड में होता है। वीकनेस होता है, हाथ उठता नहीं है, हाथ भारी लगता है, या अगर हम सोते हैं तो उस पर ज्यादा दर्द होता है, और एक कभी कभी अपने को कोई ओवर एक्टिविटीज करने में तकलीफ होती है। उसकी वजह से डेफिनेटली आपका पोस्चर और मसल बैलेंस तो बिगड़ने वाला है। तो ये इसको रोकते कैसे, इसको ठीक कैसे करते? तो हमने इसको दिखाया। सबसे पहले फेज में क्या है कि हम सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, यानी क्या है कि जो पेन, स्वेलिंग ये है, इसको कम करेंगे, क्योंकि यही वो चीजें हैं, नैगिंग चीजें, यानी आपको जो तकलीफ दे रही है वो चीजें हैं, इनको हम कम करने का ट्राई करेंगे। वो कैसे करते हैं हम लोग? जैसे एक सिंपल प्रिंसिपल है, वर्ल्ड वाइड यूज होता है, प्राइस, उसमें डेफिनेटली मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। यानी पी, पी क्या है बॉस? कि इसको आपको प्रोटेक्ट करना है, यानी इंजरी है यहाँ पे तो इसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। क्या करूंगा? उसके लिए मैं शोल्डर स्लिंग ले सकता हूँ। अगर हाथ में कुछ अपने शोल्डर रोटेटर कफ की इंजरी है तो हम शोल्डर स्लिंग में रख सकते हैं। तो क्या होगा कि आपके हाथ का वेट भी जो एक 10-15 किलो हो सकता है, वो यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स डालेगा, इंजरी को इरिटेट करेगा, वो नहीं होगा, आपकी इंजरी प्रोटेक्ट होगी और आप मूवमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कुछ तो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है यहाँ पे। फिर क्या करना है? रेस्ट करना है। रेस्ट यानी सोना नहीं है अपने को, लेकिन एटलीस्ट ये पार्ट को, जो इंजर्ड पार्ट है, उसको रेस्ट देना है। बाद में आता है आइस। आइस ये सबसे इंपॉर्टेंट इज फ्रेंड ऑफ एन एथलीट एंड कोच। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा इंजरी को पिकअप होने नहीं देता है, इनिशियल स्टेज में ही उसको खत्म कर देता है। सो व्हाट इज द मैजिक ऑफ आइस? ये करता क्या है कि आइस क्या करता है कि आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको दबाता है, और उससे क्या होता है कि फोर्स क्रिएट करता है। अगर अभी आपको इंजरी हुई है तो वहां पे मैंने क्या बोला आपको, स्वेलिंग आता है। स्वेलिंग आता है यानी उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा होते हैं, तो आइस क्या करता है, वहां पे फोर्सफुली ब्लड को गश करता है। उसके वजह से क्या होगा कि आपका जो इंजरी के मेटाबॉलिट्स है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वो फ्लश आउट हो जाएंगे, ड्रेन हो जाएंगे। तो आइस ये सबसे बढ़िया इस्तेमाल करने वाले एडजंक्ट है आपके प्राइमरी एक्यूट फेज में। आप कितने बार आइस कर सकते हैं? 2 से 3 बार डेफिनेटली कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट का सेशन हो सकता है दिन में, ये आप कर सकते हैं। फिर आता है मोडालिटीज। आपने देखा ही रहेगा, फिजियो के पास जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड, कुछ इलेक्ट्रिक करंट ये लगाते हैं। डेफिनेटली दीज आर द एडजंक्ट्स। ये क्या करते हैं कि ये आपका पेन, स्वेलिंग कम करते हैं, और दैट वे इट हेल्प्स यू टू प्रमोट द हीलिंग, यानी हीलिंग जो ठीक करने के, जो टिश्यू तो फट गया है, अभी पेन तो निकाल लिया मैंने, स्वेलिंग भी निकाल लिया, लेकिन उसको ठीक करना भी पड़ेगा। तो वो ठीक करने का काम जो है, एडजिंग का काम जो है, वो फास्टर रिकवरी का काम जो है, ये मोडालिटीज करते हैं। प्रोटेक्शन फेज में ही अगर हम जाते हैं तो उसके बाद में क्या है कि हमको पेशेंट को एजुकेट करना है कि ये आपका इंजरी है, इसको आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। यानी अवॉइड सिम्टम्स विच प्रोवोक एक्टिविटीज। यानी क्या है प्रोवोकिंग एक्टिविटीज? यानी क्या होता है कि अगर कुछ चीजें करने से आपका पेन बढ़ रहा है तो वो चीजें आपको
जायज है, आपको नहीं करनी है या तो कम करनी है, ठीक है। फिर आता है कि मोबिलिटी और इंटीग्रिटी आपके सॉफ्ट टिश्यू का रहना चाहिए। ये क्या चीज है? अभी क्या होता है कि अगर आपको इंजरी हो गई है तो आपका मसल वीक हो गया है, तो आपका मसल क्या करेगा कि वो पूरे रेंज में जाने के लायक नहीं रहता है ना। वो आपका पूरा मूवमेंट, रेंज ऑफ मोशन हम जिसको बोलते हैं, वो डेफिनेटली इम्पेयर्ड रहेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, पैसिव या एक्टिव उसको स्ट्रेच दे सकते हैं। जितना पेन फ्री अपना रेंज है उसमें हम हाथ को हिला सकते हैं। अगर ये हाथ नहीं जाता है तो इंजर्ड, तो हम नॉर्मल हैंड से उसको सपोर्ट देके पैसिव या एक्टिव रेंज में उसको लेके जाएंगे। दूसरा चीज है मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स, यानी क्या है कि मेरा अगर हाथ यहीं तक उठता है अभी, तो मुझे क्या करना है, लेकिन इंजरी के बाद मेरे मसल में वीकनेस भी आता है, तो वो वीकनेस भी मेरे को ओवरकम करना है। कैसे करेंगे हम उसको? रेजिस्टेंस देके, यानी मल्टीपल एंगल क्या है कि मेरा अगर यहाँ तक जाता है तो मैं ये एंगल में, ये एंगल में, ये एंगल में डिफरेंट पोजीशन में होल्ड करूंगा, ताकि जितना भी अवेलेबल रेंज है मेरे पास वो स्ट्रेंथन हो। अभी मेंटेन जॉइंट इंटीग्रिटी, यानी क्या है, अभी लगा तो मुझे मसल में, लेकिन मेरे जॉइंट को क्या होगा? डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि मेरे मसल क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं जॉइंट को। और जॉइंट कभी कब मूव होता है? जब उसके कनेक्टिंग मसल्स उसको मूव कराते हैं। तो अगर मेरे मसल में इंजुरी है तो डेफिनेटली मेरा जॉइंट भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, उसकी इंटीग्रिटी यानी उसके मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, राइट साइड में दिखाया है, हम एक छोटा सा पूरे हाथ का वेट छोड़ दे सकते हैं नीचे, और छोटा एक वेट आधा किलो या 1 किलो का, या तो एक छोटा वाटर बॉटल ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि जॉइंट में डिस्ट्रैक्शन होगा। जो ये जॉइंट है, ये सॉकेट है, ये आपका हेड है, ये जॉइंट डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ी स्पेस बनी रहेगी, तो उसमें से स्वेलिंग आपका चला जाएगा, पेन कम होगा। बाद में क्या है कि डेवलप सपोर्ट इन द रिलेटेड रीजन्स, यानी क्या करना है, आपकी इंजरी तो हुई है मसल में, तो आपके दूसरे आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स भी उसमें इम्पेक्ट होते हैं। जैसे आपको उसके लिए क्या करना है कि पोस्चर अवेयरनेस। क्या होगा, इंजरी यहाँ पे हुई तो मैं थोड़ा शॉर्ट फॉरवर्ड हेड में जाऊंगा या तो फॉरवर्ड शोल्डर में जाऊंगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि मुझे पोस्चरल अवेयरनेस करना है। बॉस, मुझे मेरा पोस्चर ठीक करना है, मुझे कैसे बैठना है, ऐसे बैठना है ना। तो ये अवेयरनेस और करेक्शन के टेक्निक्स जो है यहाँ से लेके यहाँ तक अपने को वो करने हैं। फिर उसके बाद हम यूज करते हैं शोल्डर टेपिंग या शोल्डर स्कैपुलर टेपिंग। ये क्या चीज है और ये करती क्या है? आपने बहुत बार देखी होंगी, ऐसे नीली काली पीली पट्टी या तो ऐसे ब्राउन टेप जो हम यूज करते हैं, वो क्या है कि वो सपोर्ट देते हैं। जो आपके मसल्स वीक है, जो आपके मसल्स वीक है, उसके कारण आपके जो स्कैपुला या शोल्डर बोन जो नहीं हिल रहा है, उसको हम सपोर्ट देंगे, ताकि उसका बायोमेकेनिक्स है वो बना रहे और इंजरी में फास्टर रिकवरी हो। अभी इसके बाद क्या है, पेन मैंने कम कर लिया, स्वेलिंग भी कम कर लिया, अभी मेरे को थोड़े थोड़े मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अभी हम इसमें और क्या कर सकते हैं, क्रॉस फाइबर फ्रिक्शन मसाज भी कर सकते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो भी अपनी अवेलेबल रेंज है उसमें हम थेराबैंड से या तो थेराट्यूब से एक्सरसाइज कर सकते हैं। बाद में इसको बोलते हैं हम ग्लाइड्स। तो ये ग्लाइड्स क्या चीज है? तो जो जैसे मैंने अभी बताया, ये जॉइंट में जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, तो हम क्या करेंगे, मैनुअली उसको हाथ को जॉइंट को हिलाएंगे, ताकि ये मूवमेंट बना रहे। क्योंकि ये ऊपर जाता है तो ये ऐसे घूमता है, ये नीचे जाता है तो ऐसे घूमता है, बाहर निकलता है तो अंदर जाता है। तो ये मूवमेंट को डेफिनेटली बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ग्लाइड्स हम यूज कर सकते हैं। अभी कंट्रोल मोशन में और क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी हम बैलेंस एंड लेंथ इन स्ट्रेंथ डेवलप करना है। यानी क्या करना है, अभी जो मसल हमने यूज ही नहीं की पेन की वजह से, वो शॉर्टन तो होगी, छोटी होगी, तो उसको हमको नॉर्मल लेंथ में उसको लेके आना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिवेटर जैसे नेक मसल का स्ट्रेचिंग है, ये वर्ड का लैटिस डॉर्साई का स्ट्रेचिंग है। यानी क्या है कि देयर आर टेक्निक्स, ये डोरफ्रेम स्ट्रेचिंग है। इससे क्या होगा कि जो आपके मसल्स शॉर्टन पोजीशन में गए हैं, उनको लेंथनिंग में आने के लिए मदद होगी। ये थोड़े टाइप के एक्सरसाइज है रोटेटर कफ के। जैसे आप देख सकते हैं, एक्स्ट्रा रोटेशन हम ट्रेन कर रहे हैं थेराबैंड की मदद से, वैसे ही हम यहाँ पे डायगोनल पैटर्न कर रहे हैं थेराबैंड के हिसाब से। ये स्कैपुलर सेटिंग एक्सरसाइजेस है, ये आपका एक्सटर्नल रोटेशन है। और यहाँ आप देख सकते हैं स्कैपुलर स्क्वीज, यानी क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने में स्कैपुला, क्योंकि अगर ये चीज आपकी स्टेबल रहेगी तो ये आपके शोल्डर को स्टेबिलिटी देगी। यानी हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल स्टेबिलिटी जो रहती है शोल्डर को मिलती है, शोल्डर की वजह से फोरआर्म को, फोरआर्म की वजह से रिस्ट को,
वो आती कहाँ से, तो ये स्टेबिलिटी आती है स्कैपुलर से। ये आपको जरूर ध्यान देना है। आपको कोई भी फिजियो रहेगा या तो आपके ट्रेनर रहेंगे, उनसे स्कैपुलर स्टेबिलिटी जरूर सीख के लेनी है। अब मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ रोटेटर कफ के रोमवर्ड्स के लिए। I T W Y। ये क्या है फ्रेंड्स, एक बेसिक टेक्निक्स है कि हम कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। अभी क्या है, तो इसके बाद हमको क्या करना है कि कुछ ओपन चेन और कुछ क्लोज चेन। यानी क्लोज चेन क्या होता है कि आपके मसल को कोई जो ये है, ये क्लोज चेन हो गया, यानी वॉल पुशअप करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं क्लोज चेन। क्या है, उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, स्टेबलाइजेशन शोल्डर का। जैसे मैंने बोला वो कैसे आता है कि देखो ये एक बॉल दिखाया है, वॉल पे आपका शोल्डर और एल्बो स्ट्रेट है, ये बेंड नहीं हुआ है, और आप ये जो यहाँ पे बॉल को हिला रहे हैं, इसको पोजिशनिंग कर रहे हैं, उसके वजह से आपकी शोल्डर जो मसल है, जो स्कैपुलर मसल है, उनको स्टेबिलिटी आने में इफेक्ट होता है। आप ये कभी भी कर सकते हैं। इस यहाँ पे एक छोटा सा बॉल दिखा है, कोई भी बॉल ले सकते हैं आप, नहीं कुछ मिला तो एक खिलौने का 20 रुपए का बॉल भी यहाँ पे चल सकता है। कोई भी अनस्टेबल सरफेस लेंगे तो उससे स्टेबिलिटी आती है। अभी सब हो गया, अभी मैं रिटर्न टू स्पोर्ट जा सकता हूँ क्या? मेरे तो स्ट्रेंथ भी आ गया, पेन भी चला गया? नहीं, यही गलती होती है हमारे एथलीट्स की, और यही गलती होती है हमारे कोचेस की, यही गलती होती है हमारे सपोर्ट स्टाफ की। क्या होता है कि हमको सबको जो है घाई है वापस अपने फील्ड पे जाने की, वापस अपने एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की। लेकिन अगर हमने 2 फेज तक निकाला है, आउट ऑफ फेज गए हम, आउट ऑफ प्रैक्टिस गए, आउट ऑफ ट्रेनिंग गए, तो थोड़ा और सब्र करना चाहिए। ये चीजें भी हमको ध्यान देनी है ताकि हम खुद को टेस्ट कर ले कि मैं सही मायने में रेडी हूं कि नहीं मेरे एक्चुअल ट्रेनिंग करने के लिए। उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, एंड्योरेंस बढ़ा सकते हैं। एंड्योरेंस यानी वो क्या चीज होती है कि जो एक चीज आपको सस्टेन करने के लिए एक्टिविटी आपको जो स्ट्रेंथ देता है उसको बोलते हैं एंड्योरेंस। उसके बाद में क्या करते हैं हम, क्विक मोटर रिस्पॉन्स के लिए क्या करना चाहिए, जैसे यहाँ पे दिखा है एक ट्रैम्पोलिन है, उसमें बॉल है, मैं फास्ट फास्ट थ्रो करूंगा, वो ट्रैम्पोलिन से क्या होगा, कहीं पे भी बॉल जाएगा तो आपके रिएक्शन से आपके मूवमेंट वो इनडायरेक्टली अनकॉन्शियसली ट्रेन होंगे। प्लायोमेट्रिक्स मैंने पहले ही बताया, जिससे स्पीड और पावर बढ़ता है। ये कुछ रिटर्न टू स्पोर्ट्स के लिए है। ये देख रहे हैं यहाँ पे एक एथलीट है, वो अनस्टेबल सरफेस पे पुशअप करने का ट्राई कर रहे हैं। यानी क्या है कि वो चैलेंज देगा, तो जितना आप चैलेंजिंग सरफेस पे ट्रेनिंग करोगे उतना आपका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। उसमें दूसरा एक चीज है इसेंट्रिक एक्टिविटी। इसेंट्रिक एक्टिविटीज ये क्या है, एक सिंपल एग्जांपल है, अगर मुझे कुएं में से पानी निकालना है तो वो निकालना इज वेरी इजी, क्योंकि आई एम पुलिंग इट, है ना, मुझे पता है बस मुझे पुल करना है। लेकिन मैं बोलूं ये बकेट आपको छोड़ना है अंदर, तो आपको कंट्रोल करते करते, रस्सी को कंट्रोल करते करते उसको छोड़ना है। दैट इज द एक्टिविटी कॉल्ड एज इसेंट्रिक एक्टिविटीज। और वो इसेंट्रिक ट्रेनिंग आपको हमेशा जरूरी है, क्योंकि आप जब खड़े रहते हैं तो इसेंट्रिक मसल आपके बॉडी के वर्क करते हैं, जिसकी वजह से हम नीचे नहीं गिरते। तो शोल्डर में भी वही मसल्स है। एक शोल्डर प्रोप्राइसेप्शन का, जैसे मैंने बोला, एक छोटा सा वीडियो है। Shoulder proprioception exercises. Hand at shoulder level, elbow straight. Push. Circular movements. Position change. Change. Position change. इससे क्या होगा कि डेफिनेटली आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो अगर हम यहाँ देखा जाए तो ये है एक रिहेबिलिटेशन आपके, एक जो आप बोल सकते हैं आइडियल रिहेबिलिटेशन। ये फेजेस में 1 to 3 में होना चाहिए। और कोई इंजुरीज का रिहेबिलिटेशन फेज 3 में ही होता है, 1 to 3 में ही। भले इंजरी डिफरेंट हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, लेकिन उसके लिए क्या है, आपको इंजरी को राइटली डायग्नोस करना है और उसके ट्रीटमेंट में जाना है। उसके लिए डेफिनेटली आपको स्पोर्ट्स मेडिसिन फिजिशियन रहे, ऑर्थोपेडिक्स से या फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लगेगी। अभी दूसरा कॉमन इंजरी जो है टेनिस एल्बो, बहुत लोगों को देखा है, फेमस एथलीट्स को भी होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर जी को हो गया था, ठीक है, 1-1, 2-2 साल ले लेता है। ये क्या है टेनिस एल्बो? तो ये भी क्या है दोस्तों,
रिपीटेड यूज आपका, हम जो ये रिपीटेड यूज करते हैं ब्रिस्ट का, उसके वजह से आपकी यहाँ पे एक यहाँ पेन जमा हो जाता है, एक माइक्रो ट्रॉमा हो जाता है, यहाँ पे फटीग, टेंडरनेस और यहाँ पे स्वेलिंग आ जाता है। इसको बोलते हैं हम टेनिस एल्बो, क्योंकि ये एल्बो के वहां आता है और ये टेनिस वाले खिलाड़ियों में ज्यादातर पाया जाता है, इसके लिए इस कंडीशन को बोलते हैं टेनिस एल्बो। ये हमारे आर्चरी में भी बहुत ही कॉमन है, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा रिपीटेड यूज करते हैं ब्रिस्ट मूवमेंट का। होता क्या है, सभी वही है, सबके सिम्टम्स, पेन तो होगा, स्वेलिंग होगा, ग्रिप स्ट्रेंथ इसमें कम होगा अपना, और ये क्या होगा कि डिफिकल्टी आएगा कि हम रिपीटेडली एक्टिविटीज कर सकते हैं, उसमें डिफिकल्टी आएगा। इसमें जो आपका मैनेजमेंट है वो मैंने जैसे बताया वो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। थोड़े जो चीजें हैं डिफरेंट, वो क्या है कि इसमें हम एक ब्रेस जो है टेनिस एल्बो का, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लगाते हैं, ये जो स्पॉट है पेन का, लेकिन अपने को क्या करना है, 1 इंच उससे नीचे लगाना है। क्यों? क्योंकि टेनिस एल्बो होता क्यों है एग्रीवेट, ये ब्रिस्ट के मूवमेंट से, तो ये जो मसल से मेरी ब्रिस्ट की यहाँ से निकल के यहाँ तक आई है, तो यहाँ पे मुझे उनके सेंसेशन ब्लॉक करना है, तभी जाके मुझे ये एरिया में रिलीफ मिलेगा। थोड़े से स्ट्रेचेस है टेनिस एल्बो के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आप सिंपल ब्रिस्ट फ्लेक्सर्स के, एक्सटेंसर के स्ट्रेचेस है, और उसी प्रकार उसको हम स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग के भी बहुत ही इजी है, ब्रिस्ट के मूवमेंट को करना है अपने को, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये रेडियल डेविएशन होता है, अल्नर डेविएशन, और आपके रोटेशन यानी सुपिनेशन, प्रोनेशन, ये चीजें अगर हम करेंगे ट्रेनिंग में तो डेफिनेटली अपने को टेनिस एल्बो के ट्रीटमेंट में आएगा। अभी उसके बाद होता है नेक पेन और पैरावर्टिकल मसल स्टिफनेस। ये क्या होता है, ये नेक पेन क्यों होता है? जनरली आप देखेंगे कि आप कल ज्यादातर नेक पेन जो होते हैं वो पोस्चर की वजह से होते हैं। आपने कल बेसिक प्रिंसिपल में सीखा कि क्या है, नेक हम रोटेट करके रखते हैं टारगेट के और जब देखते हैं, लेकिन अपने बॉडी में क्या होता है, योर बॉडी इज फॉलोड बाय योर हेड, है ना, तो सॉरी, हेड इज फॉलोड बाय योर बॉडी, यानी क्या होता है, आपकी हेड की पोजीशन जो है उसको आपकी बॉडी फॉलो करेगी, नेक उसके पीछे जाएगा, शोल्डर और स्पाइन उसके पीछे जाएगा, उसी के चक्कर में आपका पोस्चर जो है ये डेफिनेटली खराब हो सकता है, ये ऑल्टर्ड हो सकता है, और दैट इज द वन ऑफ द मेन रीजन आपका जो ये बैक पेन होता है। और दूसरी चीज क्या होती है कि बहुत सारे आर्चर की एक आदत होती है, स्टांस लेने के बाद बहुत ज्यादा वो पीछे की तरफ झुकते हैं, है ना, तो उसके वजह से भी मसल में इम्बैलेंस होता है, और उसके वजह से ये आपको हो सकता है। कॉजेज जैसे मैंने बोला, फॉल्टी पोस्चर डेफिनेटली है, टाइटनेसेस मसल्स में रहते हैं, मसल वीकनेसेस, अगर वीक मसल रहेंगे तो इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे, ओवर यूज वो तो एक कॉमन ही है, और आर्चरी ये गेम ही है ओवर यूज का, तो ये तो अपने पास आने वाला है। और एक आखिरी चीज है ट्रिगर पॉइंट। एक ट्रिगर पॉइंट चीज क्या है, तो ट्रिगर पॉइंट क्या है कि नॉर्मल मसल फाइबर में जब इलास्टिसिटी कम हो जाती है तो ऐसे नॉडल्स, ऐसे गठान जैसे हो जाती है, आप देखेंगे बहुत बार आपके नेक मसल में लगते हैं ऐसे गठान जैसे, तो वो है ट्रिगर पॉइंट। वो क्या है कि वो है सब पेन की जड़, वहां से पेन पूरा अपना रेडिएट होता है। तो हमको क्या करना है, वो ट्रिगर पॉइंट को ढूंढना है, एक तो पहले उसको होने नहीं देना है, अगर होते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट, जैसे हीट है उसको या तो ड्राई नीडलिंग करके एक नया टेक्निक आया है, उसको हम उसको ठीक कर सकते हैं। बाद में मैनेजमेंट में आपके नेक मसल और बैक मसल में क्या है कि सिंपल है, पोस्चरल करेक्शन करना है। एक सिंपल एक्सरसाइज दिखा है यहाँ पे चिन टक्स का, यानी ये जो फॉरवर्ड हेड अपना पोस्चर रहता है उसको हम इससे ठीक कर सकते हैं। बाद में हीट दे सकते हैं आप, ड्राई नीडलिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये तो बेस है। एक एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग और ट्रेनिंग, इसके सिवाय आपका कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। ये एक दिन गोली खा लो और ठीक हो जाने की बात नहीं है, आपको इस पे रोज ध्यान देना है, रोज आपके बॉडी पार्ट को एक्सरसाइज देना ही है। इसमें देखेंगे आप स्ट्रेचिंग दिखाया है, एक आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग कैसे करते हैं वो दिखाया है, फिर एक थोड़ा एडवांस ट्रेनिंग में क्या किया है कि इस एथलीट के सर के पीछे एक छोटा सा बॉल रख दिया है, ताकि क्या होगा, वो चैलेंज हो गया उसके लिए कि मेंटेन करना है बॉल को वहीं पे और हाथ से कुछ तो एक्टिविटी करना है, तो इसको बोलते हैं एडवांस ट्रेनिंग। अभी ये कॉम्प्रेशन न्यूरोपैथीज, ये क्या है कि कभी कभी नर्व भी इंजर हो जाती है। नर्व यानी क्या है कि आपके ब्रेन से जो सिग्नल निकलता है, जो मेन डीपी या आपका है ब्रेन, वहां से कनेक्शन निकलते और ये जाते हैं आपके इंडिविजुअल मसल्स को, तो ये कभी कभी हैम्पर हो जाता है। इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ओवरयूज हो सकता है, कॉम्प्रेशन हो सकता है, उसके वजह से क्या होता है कि मसल वीकनेस होते हैं और इस टाइप की आपको इंजुरीज हो सकती है। इसको बोलते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला, ये विंग जैसे ने बाहर आया है।
तो इसके लिए डेफिनेटली सिंपल इलाज है, आपको कॉर्नर है दीवार का, उसमें स्ट्रेच कर सकते हैं, डोर फ्रेम में स्ट्रेच कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है स्कैपुलर पोजीशनिंग एक्सरसाइज, आपको सीख के लेना है। स्कैपुला आपके जैसे मूव होते हैं, ऊपर नीचे अंदर बाहर, तो ये आपको सीख के लेना है। जिसने स्कैपुलर पोजीशन पे मास्टरी कर ली, जिसने पोस्चर पे मास्टरी कर ली, डेफिनेटली दोस्तों 80% इंजुरीज तो उसके वैसे ही कम होने हैं। अभी इसमें भी एक मैनेजमेंट दिखा है, सिंपल वॉल स्लेट्स दिखा है, हाथ को वॉल पे रख के हम उसको ऊपर लेके जा सकते हैं। थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन दिखा है, यानी एक एडवांस लेवल, तेरा बैंड हाथ में बांध लिया, उसके ऊपर से रेजिस्टेंस ऐड कर लिया तो वो स्ट्रेंथनिंग हो जाएगा। एक स्ट्रेंथनिंग के, एडवांस स्ट्रेंथनिंग के भी थोड़े से पिक्चर्स है। इंस्टेबल सरफेस पे करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका प्रोप्राइसेप्शन, बैलेंस और स्कैपुलोस्ट्रेटिंग एक्सरसाइजेस हो जाएंगे। ये जैसे अनस्टेबल सरफेसेस पे एथलीट ट्रेनिंग कर रही है, तो वही है चैलेंजिंग, जितना सरफेस आप यूज करोगे उतना ट्रेनिंग स्टेबिलिटी आपका आएगा। एक इसके लिए एक Serratus punches. ये एक सिंपल टाइप का एक्सरसाइज है, वो आप कर सकते हैं। अभी एक ये सबसे कॉमन चीज है, ये फिंगर ब्रूजेस और ब्लिस्टर से छाले जो आते हैं आपके हाथ में, ये क्या है और ये क्यों आते हैं? तो अगर देखा जाए तो ये क्या होता है कि दिस इज ड्यू टू ड्रॉइंग वेट ऑफ द बो, है ना। उसमें अगर एंड नंबर ऑफ एरो शॉट इन अ सिंगल सेशन, यानी बहुत ज्यादा हम करते हैं उसमें होता है। दूसरा क्या होता है कि ये ड्यू टू एक्सेसिव शूटिंग हो जाता है। हमको क्या करना है, इस अवॉइड करने के लिए इसके जड़ तक जाना होगा। यानी क्या करना होगा कि बेसिक अपने को क्या है, हम वापिस आते हैं अपने टेक्निक पे, यानी हम इसको अवॉइड कैसे कर सकेंगे। तो ब्लिस्टर में हमने क्या देखा है कि हम इसके लिए पैडिंग यूज कर सकते हैं, फिंगर टैप जिसको बोलते हैं हम। फिंगर टैप को देखना है आपको, वो ज्यादा घिसा हुआ तो नहीं है, चमड़े का होता है, कभी घिस जाता है, हम उसको चलाते हैं, जैसे जूते घिसे हैं तो भी हम चलाते हैं, तो वो एक क्या होता है कि ये इंजरी डेवलप करने का एक जरिया बन जाता है। तो आपको सेफ्टी गियर्स को आपके ध्यान देना है, वो ठीक है कि नहीं, अच्छे पोजीशन में है कि नहीं, और टेक्निक पे ध्यान देना है आपको, तभी जाके ये ब्लिस्टर्स और ये थोड़े कम होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं टेपिंग करके रखा है, मे बी ये प्रिवेंटिव है या तो ब्लिस्टर होने के बाद उन्होंने लगाए हुए हैं। दूसरा एक कॉमन चीज है स्प्रिंग टचेस, यानी क्या है कि एन इनकरेक्ट रिलीज मूवमेंट में कॉज लैटरल डिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग टुवर्ड द बो हैंडल। जो बो मैंने पकड़ा है, ये मैंने जो इनकरेक्ट रिलीज किया है उसके वजह से आपके बो में सॉरी आपके फोरआर्म में यहाँ पे जो है वो ऐसे इंजरीज हो सकती है। अभी इसका रीजन क्या हो सकता है, एक तो क्या है कि आपको वापस अपने बेसिक स्किल पे जाना पड़ेगा। अगर आप याद करेंगे, अगर आपके फोरआर्म को हम रोटेट कर देंगे थोड़ा सा, तो क्या होगा कि ये जो डिफेक्ट है ये थोड़ा कम होगा, ये इंजरीज कम होंगी। यानी हमको क्या करना है, टेक्निक के ऊपर भी बहुत ज्यादा, यानी बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। दूसरा चीज है स्ट्रेंथ पे, अगर स्ट्रेंथ में भी इम्बैलेंस रहेगा तो भी हमको ये ज्यादा इंजरी होने का चांसेस है। उसके लिए प्रोटेक्टिव गियर्स है, जैसे हम चेस्ट गार्ड भी डालते हैं, आर्म गार्ड डालते हैं, ये प्रोटेक्टिव गियर्स हम यूज कर सकते हैं। अभी लोअर बॉडी में आपकी इंजरी होती है कि नहीं? होती है डेफिनेटली। अभी लोअर बॉडी का इंपॉर्टेंस अपने आर्चरी में क्या है, हम क्या करते हैं लोअर बॉडी से, कुछ तो नहीं करते, खड़े रहते। बॉस खड़ा रहना भी आपको एक स्टेबल सरफेस देना, स्टेबल प्लेटफॉर्म देना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये आपका काम है। आपके बड़े मसल, आपके लोअर लेग के मसल जैसे ग्लूट्स है, हिप्स मसल है, हैमस्ट्रिंग है, क्वाड्रिसेप्स है, काफ मसल है, ये जो करते हैं ये आपके बॉडी को स्टेबल सरफेस देते हैं ताकि आप शूटिंग जो है वो एकदम अच्छे से कर पाए। अभी आप एग्जांपल के तौर पे देख लेंगे, अगर एक आपके कंपटीशन में दिन में आपको 6 से 8 घंटा तो खड़ा रहना है, उसमें क्या है कि आपको 2 प्रैक्टिस सेशन है और बाद में 6 स्कोरिंग सेशन है, उसके बाद वापस 6, तो देखा जाए तो टोटल कितने हो गए, तो 14 लेकिन अगर आपका हर टारगेट के बाद आपको आपके एरो भी कलेक्ट करने हैं तो आप 70 मीटर जाएंगे, टू एंड फ्रो 140 मीटर, ऐसे करते करते वो 4-5 घंटे खड़ा रहना और 2 किलोमीटर तक तो आप चल लेते हैं। तो दिस इज द थिंग कि आपकी जो लोअर बॉडी है इतना ज्यादा काम कर रही है, इसके लिए उसमें क्या हो सकता है, फटीग, थक सकते हैं मसल्स, यानी थक सकते हैं। उसके वजह से क्या होता है, हम देखते हैं कभी कभी हम एक पैर पे खड़े रहते ज्यादा, एक पैर पे ज्यादा वजन डालते हैं, तो क्या होता है ये जो है
थकने की वजह से, थकआउट की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से, वीकनेस की वजह से हो सकता है, और उसके कारण क्या होगा, अपना पोस्चर खराब होगा, वापस से वो साइकिल आएगी और हमारा इंजरी का कारण बनेगा। तो लोअर बॉडी के लिए भी हमको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना ही है। उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग ये तो करना ही करना है। इसेंट्रिक ट्रेनिंग जैसे मैंने बोला आपको, जैसे आप ये नीचे जाएंगे बॉल लेके तो आपके क्वाड्रिसेप्स जो है वो इसेंट्रिक ट्रेनिंग करेंगे। बैलेंस ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रोप्राइसेप्शंस आपके अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली जॉइंट में कुछ तो प्रॉब्लम होगा और इंजरी को वो न्योता देगा। क्रॉनिक मैनेजमेंट, अगर ये सब चीजें तो है ही, ये नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ दवाई ले सकते हैं, पीआरपी इंजेक्शन ले सकते हैं, और नहीं कुछ होता है तो हम डायरेक्टली सर्जरी भी कर सकते हैं। तो हमको ये रोकने हैं रिकरेंसेस। ठीक कर लिया, अभी उसको रोकेंगे कैसे, तो क्या है, प्रायर टू एक्सरसाइजेस आपको आइसोमेट्रिक या फुल आर्म और स्ट्रेचिंग करना ही करना है। फ्रीक्वेंट ब्रेक लीजिए आप, यानी कंटिन्यूसली आपको खत्म करना है ट्रेनिंग, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग में आप ये कर सकते हैं, थोड़े थोड़े देर के बाद जब थकावट हो उसके पहले ही थोड़ा रोकना है, या तो आपकी जो एक्टिविटी है कंटिन्यूस उसको ब्रेक करना है, थोड़ा मॉडिफिकेशन में एक्टिविटी करना है। मेंटेन गुड पोस्चर, डेफिनेटली एथलीट वही है जिसका पोस्चर सही है, पोस्चर की वजह से ही एथलीट का इमेज है, वो इमेज से ही एथलीट आधे से ज्यादा कंपटीशन जीतते हैं। दूसरा चीज है प्रॉपर टेक्निक और इक्विपमेंट, वो तो डेफिनेटली उसके बगैर कुछ होगा ही नहीं। और प्री कंडीशनिंग विद स्ट्रेंथनिंग एंड ट्रेनिंग, अगर आप कुछ नया एक्टिविटी चालू करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको क्या करना है कि प्री कंडीशनिंग यानी उसके लिए सिमुलेशन करना है। जैसे अभी मैं ठीक हो गया तो मैं डायरेक्टली जाके वो उठाया, एरो उठाया और चालू नहीं करूंगा ट्रेनिंग। जो क्या है कि मैं 40 पाउंडेज पे ट्रेनिंग कर रहा था, एक महीने मेरे इंजरी में गया तो वापस जाके मैं 40 पाउंडेज का वो उठा के काम करूंगा क्या? नहीं, मुझे क्या करना है, सिमुलेशन करना है। यानी क्या करना है, मुझे थोड़े से थेरापेंट लेना है, स्ट्रेच कॉर्ड लेना है और सिमुलेट करना है ये मूवमेंट मेरा, यानी कम से कम रेजिस्टेंस से लेके मुझे वहां तक जाना है। इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। धीरे धीरे जाके ही सिमुलेशन करके ही मैं एक्चुअल इवेंट में उतरूंगा, ना कि जहां मैंने छोड़ा था एक महीने पहले, आज मेरा वो कंडीशन, फिजिकल कंडीशनिंग नहीं रहने वाली है, उसमें डेफिनेटली गिरावट होगी, तो मुझे वो उस चीज पे ध्यान देना है। अभी ये रिहैबिलिटेशन क्या है, जो रिहैबिलिटेशन क्या है कि जो एथलीट इंजरी होने से पहले वो जो लेवल पे था उसको उसी लेवल में, उसी अंदाज में उसको वापस लाना भी है, उसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। और ये रिहैबिलिटेशन जो होता है ना, उसको बोलते हैं वो पुनर्वसन, जिसको बोलते हैं। वो क्या एक बंदे का काम नहीं है, उसमें पूरी टीम इन्वॉल्व होती है। जैसे आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स फिजिशियंस लेके न्यूट्रिशन कोचेस, और ये टीम वर्क है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका आता है फिजियोथेरेपिस्ट और कोच, या तो जो भी डॉक्टर है टीम का और कोच, क्योंकि कोच और डॉक्टर को ही पता है कि कौन इंजरी, किसकी इंजरी है, क्या स्टेटस है, किसकी क्या कैपेबिलिटीज है, किसको कितना स्ट्रेच करना चाहिए, कब किसी को रुकाना चाहिए। अगर ये दो लोग कोचेस और फिजियो साथ में काम करना लगे तो इंजरीज हम डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। तो रिहैबिलिटेशन में हम यहाँ से घर क्या लेके जाएंगे, तो क्या करना है, इंजरी को कभी भी एग्रेवेट होने से रोकना है अपने को। जैसी इंजरी होती है उसको हम क्या करते हैं, आज देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, गोली खा लेते हैं, छुपाते हैं, मे भी इसके वजह से आपको एग्रेवेट हो सकते हैं इंजरीज, तो उसको रोकना है। टाइमिंग क्या है कि आज इंजरी हुई तो आपको आज के आज ही दिखाना है, इंजरी को छुपाना नहीं है कभी। जो इंजरी को छुपाते हैं वो, यानी पहले छोटे मोटे पेन एक्स हो सकते हैं, बाद में उसका कन्वर्शन होता है इंजरी में। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, राइट टाइमिंग में आपको आपकी इंजरी का जो है वो करा लेना है एग्जामिनेशन। कंप्लायंस यानी क्या है कि जो फिजियो, जो डॉक्टर बोलता है वो ही चीज आपको फॉलो भी करनी है। यानी फिजियो बोलता है ये मत करो, वो मत करो, अरे कुछ नहीं होता है, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो ये जानता हूँ, वो तो वो करता है, ये नहीं चाहिए। कंप्लायंस प्लेयर के हिसाब से चाहिए। इंडिविजुअलाइजेशन यानी क्या है कि हर एथलीट डिफरेंट है, हर एथलीट की इंजरी डिफरेंट है। अरे मुझे भी शोल्डर रोटेटर हुआ था, मुझे तो फिजियो ने ये बताया था तू ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये होता है, वो होता है, नहीं, ये नहीं है। हर एथलीट की बॉडी इज डिफरेंट, हर एथलीट की इंजरी का स्टेटस इज डिफरेंट, सो वी नीड टू ट्रीट दैट इंजरी अकॉर्डिंग टू द एथलीट। और दूसरा क्या है, स्पेसिफिक सीक्वेंसिंग, एक के पीछे एक ही काम करना है। यानी पहले मुझे पता है मुझे ग्राउंड पे जाना है तो मुझे डायरेक्टली वेट नहीं उठाना है, लेकिन मुझे पहले वार्म अप करना है, तो उसको बोलते हैं सीक्वेंसिंग, एक के पीछे एक चीजें करना है। इंटेंसिटी यानी जो डिफाइन करके रखी है फिजियोथेरेपिस्ट ने, जो आपको एक डोसेस बोला होगा कि आप आज 4 ही रिपीटेशन करो, 5 ही करो, 3 ही करो, 2 ही करो,
वो इंटेंसिटी है। और एक टोटल पेशेंट यानी क्या है कि आपको इंजरी जब ठीक करनी है तो सिर्फ मुझे रोटेटर का हुआ तो मैं शोल्डर को ही ठीक नहीं करूंगा, मैं वो प्लेयर का ओवरऑल वेलबींग देखूंगा, उसका साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल, कार्डियो रेस्पिरेटरी, ओवरऑल मैं इंजरी को ठीक करूंगा। ये कंपोनेंट्स है जो आपने अभी सीखे, स्टेजेस जो आपने अभी देखी। ये एक एग्जांपल है कि आप रिकवरी फुल होने से पहले अगर आप वापस से एक्सरसाइज चालू करते हैं यानी ट्रेनिंग चालू करते हैं तो वापस हम ओवर ट्रेनिंग और इंजरी में जाएंगे और उसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। ये थोड़े टिप्स है फिजिकल कंडीशनिंग के लिए, जैसे प्री सीजन में क्या करना चाहिए, सीजन में क्या करना चाहिए, कितना। ये एक जनरल एक एवरेज प्रोग्राम दिया है इंटरनेशनल फेडरेशन ने, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एक पैरा एथलीट, ये भी एक बहुत ही अच्छी फील्ड है। अभी आप देखेंगे तो 4 इंडियंस क्वालिफाई कर चुके हैं अपने ओलंपिक्स के लिए 2021 के लिए। अभी इसमें क्या है कि इंजरी इनकी और नॉर्मल एथलीट की, नॉर्मल आर्चर की, ये इंजरी प्रिवेंशन और मैनेजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। इंजरी तो प्रिवेंशन और मैनेजमेंट हम उसी प्रकार करते हैं, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है कि हम एक नॉर्मल आर्चर को सब पूरे मसल्स है बॉडी में, हर चीज उनकी हर पार्ट एक फंक्शनिंग है, लेकिन डिसेबिलिटी जो आती है पैरा आर्चर्स में, उनका अनफॉर्चुनेटली कुछ इससे काम नहीं करते। हाँ, लेकिन उनका क्या होता है कि उनमें ओवर कॉम्पनसेशन है, नेचुरली उनमें ये स्ट्रेंथ आ जाता है कि अगर हाथ की स्ट्रेंथ कम हो तो वो पैर से, लेकिन ये कोई गॉड गिफ्ट नहीं आता है, इसको मास्टरी करना पड़ता है, ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो इंजरी प्रिवेंशन और मैनेजमेंट प्रिंसिपल सब सेम है, उसके फंडामेंटल्स भी सब सेम है, स्टेजेस भी सभी सेम है, लेकिन इतना ही फर्क है कि उनमें अपने से ज्यादा उनको ध्यान देना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजीज और कंपटीशन ये सभी डिफरेंट करते हैं एक नॉर्मल आर्चर से। थैंक यू। Thank you, Dr. Sandeep. I think so. It was a wonderful session. आप screen share kindly इसको close कर दे, screen share को close कर दे. So thank you, Dr. Sandeep. On behalf of the Sai AI and all my coaches and archers fraternity, I would like to thank you for the wonderful session जो आपने लिया. बहुत ही अच्छे आपने कई तरीके बताए कि कैसे अगर हमें इंजरी को प्रिवेंट करना है, क्या-क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. मैं सभी कोचेस से निवेदन करूंगा कि इसको हम लोग ये पीपीटी आपके साथ शेयर करेंगे. आप कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स होगा आप वापस डॉक्टर संदीप को लिख सकते हैं, उनके वेबसाइट पे, उनके फोन पे आप बात कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम है. अब हम एक एक करके क्वेश्चंस लेंगे. जस्ट पहला क्वेश्चन है डॉक्टर संदीप, हाउ डू यू स्ट्रेंथन योर नी? जब हम नी आरसी में शूट करते हैं तो कभी कभी हम नी लॉक करते हैं तो नी इंजरीज आ सकते हैं, नी इश्यूज आ सकते हैं. तो ऐसे नी को इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? डेफिनेटली पहले तो है आपके क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी ये पूरी चाहिए, वो बिल्कुल ही टाइट नहीं चाहिए, क्योंकि नी पे जो सबसे ज्यादा जोर डालते हैं वो यही मसल्स है, और नी को कंट्रोल करने वाले मसल्स ये दो है, जो क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग. उसमें क्या कर सकते हैं हम, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं. और इनमें ट्रेनिंग जो है आप इसको क्या कर सकते हैं कि आइसोमेट्रिक से लेके आइसोटोनिक, इसमें आपको बढ़ाना है उनका एंड्योरेंस, और इसेंट्रिक ट्रेनिंग जो मैंने अभी आपको बताया उस टाइप का अगर ट्रेनिंग आप इनकॉर्पोरेट करते हैं, हफ्ते में 2 या 3 सेशन दिए तो इज मोर देन इनफ. और सबसे इंपॉर्टेंट इज डेफिनेटली आप देखो कि प्रोप्राइसेप्शन नी का बैलेंस जो एक्टिविटीज है वो हफ्ते में आप 2 बार तो भी कीजिए, उससे वजह से नी इंजुरीज है वो डेफिनेटली कम होते हैं. बहुत ही अच्छा बोला. और कोचेस काइंडली नोट करें कि हम लोग के आर्चरी में हमें 4 केजी का बो लगातार 300 बार उठाना पड़ता है, हमें 40 पाउंडेज का बो को ड्रॉ करना पड़ता है. इसके लिए एक स्टेबल कोर का होना बहुत जरूरी है. और कोर का जब मतलब है नॉट ओनली योर बैक मसल्स, योर शोल्डर मसल्स, बट ऑल्सो योर हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्राइसेप्स और नी, क्योंकि लोड आपका ये उठाता है. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पे जो इन्होंने बोला, हफ्ते में 3 दिन जब हम ट्रेनिंग करते हैं, जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, उसके साथ ही साथ हमें ये सब चीज जो ट्रेनिंग इन्होंने बताया, जो दिखाया, उन चीजों पे भी ध्यान रखिए, तो आपको कभी भी ये इश्यूज आएंगे नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कैलकुलेट मैक्सिमम पल्स रेट ऑफ एन इंडिविजुअल? मैक्सिमम पल्स रेट तो कैलकुलेट करना यानी ये एक फिजियोलॉजी का है. आपको देखो कोई भी अगर एक्टिविटी है
उस हिसाब से, यानी बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा पल्स कहाँ तक पहुंचना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एथलीट दोगे, जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, उनके पल्स ये मिनिमम 50 to 60 के बीच में रहते हैं, क्योंकि उनको वो पल्स रेट पे, यानी कम से कम ऑक्सीजन आउटपुट पे, ब्लड आउटपुट पे उनको वो काम करना पड़ता है। जब हम आर्चर की बात करते हैं, एक कंपटीशन के दौरान उनका पल्स रेट जो है वो 150 तक बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अपने को कंसंट्रेशन भी लगाना है, टारगेट करना है, और टारगेट को 10 से शूट भी करना है। तो एंजाइटी इससे भी बढ़ता है, ये आपका ये लेवल जो किसका, पल्स रेट का। तो आप इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है कि आप कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग जरूर करें, और आप उसके साथ ही योगा और रिलैक्सेशन, माइंड रिलैक्सेशन डेफिनेटली करें। उसके हिसाब से आपको इससे फर्क मिलेगा। तो जस्ट ऐड कर दें जो इन्होंने बताया। पहले तो ये बता दें आर्चर्स को और कोचेस को कि देखिए आपका हार्ट रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। जब पूर्णिमा ने आपको स्काउटिंग ऑफ द कैडेट्स का बताया, जब हम बच्चे लेते हैं, अगर हम कोरिया को देखें, हम उन बच्चों को ही सेलेक्ट करते हैं जिनका हार्ट रेट 60 से 80 तक में हो, क्योंकि उनका कभी भी, और अगर आपका बढ़ रहा है, अगर आप देख रहे हैं कि आपका एंजाइटी बढ़ रही है, नर्वसनेस आ रहा है, तो आपका हार्ट रेट और बढ़ना शुरू होता है। और कंपटीशन फेज में जैसा इन्होंने बोला, वो 110 से 120, 130 तक जा सकता है। वो गेम के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने बोला कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज आप कीजिए, आप एंडोरेंस बढ़ाने के लिए आप रनिंग कीजिए, और साथ ही साथ योगा एंड मेडिटेशन कीजिए। अगर आप ये 4 चीज करेंगे तभी आपका जो हार्ट रेट कम आएगा। और अच्छा कम जब तक हार्ट रेट नहीं आएगा, आप वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में आपको शूट करने में दिक्कत होगी, पीक परफॉर्म करने में दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि बॉडी बिल्कुल स्टेबल चाहिए। हम लोग ने आपको एक्सपेंशन फेज का बताया, वो एक ऐसा मूवमेंट होता है जब टोटल बॉडी का एक एक बॉडी, नर्वस सिस्टम से लेके फिजिकल और मेंटल सब एक सिंक्रोनाइज हो जाता है। वो पीक होल्डिंग पॉइंट पे आप पहुंचते हैं जब आप एक्सपैंड करते हैं। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आपका बॉडी स्टेबल होगा, और स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन योर हार्ट रेट एंड ऑल्सो ऑन योर रिलैक्सेशन ऑफ ऑल द मसल्स। तो इसलिए जितना आप ज्यादा रनिंग करेंगे, जितना ज्यादा आप कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करेंगे, आपके बिटवीन 2 हार्ट बीट्स आपका बढ़ेगा। ब्रीदिंग भी आपके डीप ब्रीदिंग लेंगे तो उससे क्या होगा, 2 ब्रीदिंग के बीच में, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में आपको 3 से 4 सेकंड लगता है जब तक आप स्टार्ट करते ड्रॉ एंकर पे आते हैं, उसके बाद 3 सेकंड फॉर फिनिशिंग। तो ये 6 सेकंड का जो टाइम है, जो एरोबिक स्टेट, जो एनारोबिक स्टेट आने लगता है जब 3 सेकंड का, उसके लिए बहुत जरूरी है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को ध्यान रखना। और इसके लिए आपको अपने ये कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस बिल्कुल करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर हाउ मेनी टाइम्स माय शूटिंग मिडिल फिंगर, I find a middle finger pain at the joint after shooting 300 to 400 rows every day. What do I do to reduce the joint pains in my fingers? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है आपके फिंगर से नहीं होते वक्त, ये आपके सर्वाइकल से भी चालू हो सकती है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर जैसे मैंने बोला भी, प्रॉक्सिमल स्टेबिलिटी ये बहुत जरूरी है आर्चिंग में। तो क्या है कि नेक मसल्स और आपके शोल्डर गर्दन मसल्स, इनमें स्कैपुलर मसल्स भी होते हैं। ये जो बड़े मसल्स है, ये आपको एक स्टेबल प्लेटफॉर्म देते हैं। तो अगर ये आपका कमी है, इसमें अगर इम्बैलेंस है ये मसल्स में, तो ये इट कैन बी अ प्राइमरी रीजन क्योंकि आपके जो फिंगर में पेन है। अगर ये मुझे स्टेबिलिटी है तो मेरे शोल्डर मसल्स है डेफिनेटली अच्छे काम करेंगे, ये काम करेंगे, तो मेरे फोरआर्म मसल्स पे कम लोड आएगा। अभी जनरली क्या होता है, आर्चर्स में ये देखा गया है कि वो ज्यादातर फोरआर्म या तो फिंगर का यूज करते हैं फोर्स देने के लिए। जैसे ये भी टेक्निकलिटी में हमने सीखा है कि कहाँ से और ऑप्टिमम फोर्स अपने को लगाना है। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत बार हम कॉम्पनसेशन कर लेते हैं। ये कॉम्पनसेशन जो है ये नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, पहले तो हम शोल्डर स्टेबिलिटी, जो प्रॉक्सिमल स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान देंगे। जो मैंने बोला स्कैपुलर पोजीशनिंग, ये एक्सरसाइज आप डेफिनेटली सीख लीजिए। अगर आपके पास कोई नहीं है तो मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे फोन कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक्सरसाइज करते हैं। और फिर उसके बाद अब ये रिपीटेड एक्टिविटी हो गई, यानी क्या हो गया कि वो मसल्स का एंड्योरेंस है, छोटे मसल्स है हाथ के, ये जल्दी थक जाते हैं उंगलियों के। इसके लिए क्या है कि इनको हम ट्रेनिंग भी करना है। अगर आप देखेंगे तो जनरली हम ट्रेनिंग नहीं करते छोटे मसल्स का। जो भी एथलीट होते हैं बड़े बड़े मसल को ही ध्यान देता है, छोटे मसल हम छोड़ देते हैं। इन्हीं को बोलते हैं सेकेंडरी मसल्स। ये सेकेंडरी है लेकिन ये प्राइमरी मसल्स को सपोर्ट करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं,
इसका ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे छोटा सा रबर बैंड ले लिया, ये फिंगर के मूवमेंट से ये है, रिस्ट है, फिस्टिंग है, छोटा बॉल ले लिया रबर का, इसके मूवमेंट से, ये छोटे छोटे चीजों से, यानी जितना आप इनको रेजिस्टेंस दे के एक्टिविटी करेंगे वो उतना उनमें स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, यानी बहुत काफी समय तक 300 एरो हो या 400 एरो हो, वो आपको चलाने के लिए इनमें ताकत आएगा। ये फटीग नहीं होगा, फटीग होता है तो पेन होता है। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि आपको फ्रीक्वेंटली ब्रेक लेने चाहिए। घर क्या होता है, हम क्या करते हैं कि अभी 50 एरो का मेरा एक टारगेट है, मैं 50 एरो चला लेता हूँ, फिर मैं रुकता हूँ, फिर मैं ब्रेक लूंगा, फिर मैं पानी पीऊंगा। ऐसे नहीं करना है। बहुत बार क्या होता है कि बॉडी थक जाती है, ये आपको फटीग के साइंस दिखने लगते हैं कि थोड़ा हाथ भारी हो रहा है, शूटिंग मेरा ओवर शूट हो रहा है, या टारगेट नहीं जा रहा है, या तो हाथ में कप कभी हो रही है, फिंगर में पेन हो रहा है, तो उसको आप वहीं पे रुकना है। आपको कुछ रेस्ट है कि 2 घंटा नहीं रुकना है, 2-5 मिनट के लिए रुको। वो एक्टिविटी जो कंटिन्यूस एक्टिविटी है आपकी होल्डिंग की या तो चलाने की, उसको ब्रेक करिए, ताकि आपको मसल को रिकवरी होने के लिए टाइम मिलेगा, ऑक्सीजनेशन मिलेगा और आप वापस से रेडी हो सकते हैं। बहुत अच्छा बोला डॉक्टर संदीप। और सभी आर्चर्स को एक चीज फिर हम बताना चाहेंगे, कोचेस को 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आर्चरी में। पहला चीज आप याद रखिए, जब आप जा रहे हैं, जब भी आपको पेन हो, दैट शोज कि आपका बॉडी में, दैट मींस यू आर ओवर यूजिंग योर बॉडी। आप या तो ओवर, आपने हो सकता है ज्यादा हायर पाउंडेज यूज कर रहे हो, ज्यादा शूट कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी की कैपेसिटी है ही नहीं। उससे जब आप ज्यादा शूट करने लगते हैं तो पेन इज द ओनली सिम्टम विच टेल्स यू इमीडिएटली कि आपको रेस्ट लेना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि कोच ने बोल दिया 300 तीर चलाना है और आपके फिंगर में ब्लिस्टर्स है, पेन है, बैक पेन है और आप उसमें 300 चला रहे हैं। दैट इज वेरी डेंजरस। और वही चीज ये बार बार इन्होंने बताया कि हम सभी कोचेस को, आर्चर्स को ये ध्यान रखना है कि कोई भी सिम्टम जैसे ही आपको नजर आए, टेक अ प्रिकॉशन, तुरंत लीजिए। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं फिंगर की, तो आपको एक चीज बता दें कि फिंगर का पेन और जॉइंट का पेन तभी आता है जब हम बैक मसल्स को नहीं यूज कर रहे हैं। जब आप फिंगर पे प्रेशर डालेंगे, आपको देखिए आप हुक करना है। ये फिंगर क्या होता है, ये हुक के लिए होता है, ये इसको यूज नहीं करना ये। और जब आप रिलीज करते हैं, रिलैक्स करना होता है। तो पहला चीज है कि अगर गलत टेक्निक यूज कर रहे हैं, अगर आप फिंगर से पुल कर रहे हैं, अगर आप फिंगर से फ्रिक्शन करके रिलीज कर रहे हैं, रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो ब्लिस्टर्स होंगे, फिंगर में पेन आएगा। जब आप बैक मसल्स को यूज करेंगे तो आपका ये जो आप पे, इस पे ये जस्ट हुकिंग का काम करेगा और रिलैक्स करेगा, तो आप देखेंगे ये जॉइंट पेन्स कम होने लगेंगे। दूसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बोला कि जो नेक का, देखिए आर्चरी के गेम में आपको खड़े होना है, स्टेबल होना है। तो स्टेबिलिटी के लिए अगर आपका स्टिफनेस नेक में आ रहा है, दैट मींस यू आर नॉट रिलैक्सिंग द मसल्स। आपको याद रखिए, प्रॉपर मसल्स का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी जब मसल यूज करेंगे, जिसका यूज नहीं करना है, तो यह स्टिफनेस, रिजिडिटी और पेन आने लगता है। तो इस चीज का आप ध्यान दें और तब आप देखेंगे कि आपका पेन जॉइंट्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आई एम 16 years old archer, my height is 5 feet 10 inches and weight is 53 kg. My joints makes noise while sitting and get up. Please guide me. ओके, ये जो जॉइंट्स पे जो पेन, ये नॉइज आता है, उसको हम बोलते हैं क्रेपिटस। दिस इज वेरी कॉमन फिनोमिनन। ये क्यों होता है? क्योंकि हम एक नॉर्मल कॉमन आदमी से बहुत ज्यादा बार हम यूज कर लेते हैं जॉइंट्स, तो उसके वजह से ये क्रेपिटस आता है। लेकिन चीज क्या है, अगर रेड फ्लैग क्या है, अगर आपको वो नॉइज के साथ पेन भी आ रहा है, तो ये कुछ तो इंजुरी जैसा चीज है। अगर सिर्फ नॉइज आता है तो उसको भूल जाइए। ये क्या होता है कि इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ये हम बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में कि जो गैसेस अपने जॉइंट्स में रिलीज होते हैं, उस टाइप से क्रेपिटस होता है। दूसरा होता है कि आपके जो कॉन्डल्स होते हैं, यानी आपके कार्टिलेजेस जो होते हैं जॉइंट को कवर, बोन को कवर करने के लिए, ये बहुत बार घिसे होते हैं। डेफिनेटली घिसेंगे क्योंकि हम बहुत बार उसको यूज करते हैं, है ना। तो ये जो चीजें हैं उसके वजह से ये क्रेपिटस आता है। अगर आपको पेन है तो डेफिनेटली आपको एक बार दिखाना है, आपके जॉइंट्स का मसल टेस्टिंग करना है, जॉइंट टेस्टिंग करना है, वो एक एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा। अदरवाइज एक आपको डिफिशियंसी भी हो सकता है, जैसे आपको कैल्शियम का डिफिशियंसी, विटामिन D3 का है, या तो B12 का है। तो अगर आप ये चीजों पे ध्यान देना चाहेंगे, और आपका एज जो आपने बोला 16 year old है, तो ये एडोलेसेंट एज है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशनल, वो मैम ने बताई है अच्छी तरफ से, लेकिन आपको जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है। ज्यादा यानी क्वांटिटी नहीं, लेकिन वो बैलेंस मात्रा में चाहिए। तो उसके लिए आपको न्यूट्रिशन पे भी एक आपको ध्यान देना है।
तीसरा चीज है रेस्ट पे, आपको प्रॉपर रिकवरी ये करनी पड़ेगी। आपका जो ट्रेनिंग है सेशन, उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि आपको रिकवरी मिलती है कि नहीं, प्रॉपर फ्रीक्वेंट रेस्ट पॉजेस मिलते हैं कि नहीं। अगर ये चीज आप सब देखेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन लगेगा। प्रॉब्लम तभी आएगा जब आपके नॉइज के साथ आपको पेन है, अदरवाइज इट इज परफेक्टली फाइन, ये कॉमन फिनोमेना है। प्रॉपर वार्म अप एक्सरसाइज एंड कूलिंग डाउन एक्सरसाइजेस के बारे में काइंडली बताएं। प्रॉपर वार्म अप यानी वार्म अप और कूलिंग डाउन में क्या करना चाहिए, हमें वार्म अप में क्या करना चाहिए, आर्चर के लिए एक डायनामिक एक्सरसाइजेस को इन्वॉल्व करना चाहिए। यानी क्या होगा उसमें से कि ब्लड फ्लोइंग इन द लेग्स, कोर और बैक आर्म्स में एक ज्यादा जाता है। उसमें क्या होता है कि क्या कर सकते हैं, पहले 2 मिनट के लिए हम लो इंटेंसिटी एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेचिंग के पहले थोड़ा जॉग कर लिया, हल्का वार्म अप कर लिया, थोड़े हाथों को हिला लिया, पैरों को हिला लिया। उसमें क्या होगा, जंपिंग जैक कर लिया या तो जंप रोप कर लिया 2 मिनट के, ये लाइट इंटेंसिटी करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका बॉडी ब्लड फ्लो जो है मेजर ग्रुप ऑफ मसल्स में वो बढ़ेगा। उसमें क्या होगा, जो भी आप एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन वार्म अप करते हुए जो भी आप एक्टिविटी करोगे है ना, उसको आपको इंटेंसिटी लो रखना है। ये नहीं करना है कि फुल इंटेंसिटी से खेलना है। अगर आप देखेंगे, अगर कोई क्रिकेटर खेलते हैं वो पहले वार्म अप करते हैं, तो वो क्या फुल फ्लेज में चालू नहीं करते खेलने के लिए, वो सिमुलेशन करते हैं, हाथों की मूवमेंट, शोल्डर का मूवमेंट, छोटा छोटा बॉल थोड़ा रन, ऐसे हम भी आर्चरी में भी कर सकते हैं। उसके लिए टिप्स क्या है, अपने आर्चरी में हम लाइट वेट का बो ले सकते हैं, उसके साथ थोड़ी ड्रिल कर सकते हैं। हम स्ट्रेच कॉर्ड ले सकते हैं, उससे बैंड से हम सिमुलेटेड आर्चरी के पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, और हम पोस्चरल ड्रिल कर सकते हैं। ये वार्म अप में हम कर सकते हैं डेफिनेटली। और उसके जो एक चीज को 10 से 20 सेकंड तक होल्ड करके रखती है। उसमें बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग भी जो होता है, जो एक लिमिट तक जाने के लिए हम बाउंसिंग मूवमेंट्स करते हैं, वो हैमस्ट्रिंग का बहुत बार देखा होगा आपने, वो कर सकते हैं। या तो इसके बाद स्ट्रेचिंग के बाद आप कूल डाउन, जैसे कूल डाउन आपने बोला, कूल डाउन ये होता क्या है, कूल डाउन में वही एक्टिविटी कर सकते हैं आप जो आपने वार्म अप में की है। आप बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन ये कम होनी चाहिए आपके वार्म अप के हिसाब से। तो क्या होगा, उसमें क्या कर सकते हैं, हम लाइट जॉग कर सकते हैं, धीरे धीरे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, और ये छोटे छोटे एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे साइकिलिंग भी कर सकते हैं 2-5 मिनट के लिए स्टेशनरी साइकिल हो तो, और या तो लाइट स्विमिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको रिलैक्सेशन भी होगा, आपका जो पैरामीटर्स एक हाई लेवल पे गए थे वो नीचे भी आएंगे, जो ब्लड फ्लो बढ़ा था वो भी वापस आएगा। और कूलिंग जो होता है लोअर लिम्स में, अगर हम कूल डाउन नहीं करते तो क्या होता है कि जो इतना ब्लड फ्लो बढ़ाया है, प्रेशर बढ़ाया है, वो पूरा जाके ग्रेविटी से क्या होगा, पैरों में जमा हो जाएगा, उसकी वजह से इंजरी होगी। तो हम डेफिनेटली वो इंजरीज को भी कम कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर संदीप, बहुत अच्छा बताया। और ये आपको बता दें कि हम लोग ने जब पूर्णिमा ने बात किया था स्काउटिंग ऑफ द कैडेट्स में, उन्होंने आपके एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के बताए थे, कूलिंग डाउन के बताए थे। कल रंजीत ने भी जो प्रेजेंट किया, वहां पे भी हम लोग ने आपको स्लाइड्स दिए हुए हैं जहां पे आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, रबर स्ट्रेचिंग से कर सकते हैं, फ्री हैंड स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है वार्मिंग अप एंड कूल डाउन, क्योंकि मैक्सिमम इंजरीज होती है जब हम बिना कूलिंग डाउन किए फील्ड से चले जाते हैं या बिना वार्म अप किए हुए हम स्टार्ट करते हैं शूटिंग को। तो काइंडली इसका जरूर ध्यान रखें। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ टू अवॉइड मसल इंजरीज। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सर। अभी हमने वही सीखा पूरे 1 घंटे भर में कि इंजरी मसल की होती क्यों है, क्योंकि या तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी पूरी, या तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, है ना, या तो वो ज्यादा यूज कर ले फटीग हो जाएगी, थक जाएगी। तो आपको 3 चीजों पे ध्यान देना है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे आप, स्ट्रेचिंग से, स्ट्रेचिंग करेंगे प्रॉपर स्ट्रेचिंग, और यही स्ट्रेचिंग है जो एक 15 से 20 सेकंड का मेजर ग्रुप ऑफ मसल के लिए होल्ड करके रखना है, तभी वो स्ट्रेचिंग का इंपॉर्टेंस है। दूसरा चीज है स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रेंथनिंग हम कैसे करते हैं, आइसोमेट्रिक से, जैसे थेराबैंड से, थेराकॉर्ड से, स्ट्रेच कॉर्ड से है, वो सिमुलेटेड एक्टिविटीज हमको करनी है। फंक्शनल ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, जो हम लोग मसल एक्चुअली यूज करने वाले, उसी हिसाब में हम थेराबैंड लेके स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं वो पर्टिकुलर मसल का, और उसको स्पेसिफिक यानी ओवरलोडिंग करना है। अगर आप ऑफ सीजन में हो तो उसको ओवरलोडिंग डेफिनेटली कर सकते हैं, यानी हफ्ते में 3 से 4 बार आपको एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप पे काम कर सकते हैं। डिवाइड कर लेना है आपको मेजर ग्रुप ऑफ मसल। ये ट्रेनिंग के बारे में आपके नेक्स्ट लेक्चर में नीलेश सर बताएंगे ही, लेकिन ये जो थोड़े से पैरामीटर्स है, आप गाइडलाइंस है उसको ध्यान में रखेंगे। जो भी बड़े मेजर ग्रुप ऑफ मसल है उसको हफ्ते में 2 बार तो भी वो मसल एक्सरसाइज होनी चाहिए।
और तीसरा चीज है आपको उनका पोस्चर देखना है बॉडी का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पोस्चर ठीक है तो आधे से ज्यादा इंजरी आपको होगी ही नहीं। मसल, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मसल को वो लगता है हाइड्रेशन। अगर मसल में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आपको इंजरी होगी। वो ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी मसल के क्रैम्प्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, मसल टेयर भी होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मसल ऑक्सीजनेशन का। तो इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी और आपका ब्लड फ्लो, ये डेफिनेटली मसल को ऑप्टिमल लेवल पे चाहिए, तभी जाके मसल की इंजरीज कम होंगी। थैंक यू डॉक्टर संदीप। द अदर क्वेश्चन इज कि बहुत बार हमारा लेफ्ट हैंड जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो पेन होता है, जब हम बात की एक्सरसाइज करते हैं तो पेन नहीं होता है। तो ये लेफ्ट शोल्डर का जो पेन है वो उसको हम क्या करें? लेफ्ट शोल्डर का पेन, अभी आपने बताया, हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड से, अगर मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आप राइट हैंड से एरो रिलीज करते हैं, तो अगर लेफ्ट हैंड में हम वो को होल्ड करते हैं तो पेन का रीजन क्या हो सकता है इस चीज में कि वो फटीग हो रहे हैं मसल्स, यानी आपका फटीगेबिलिटी ज्यादा है। यानी क्या होता है कि मसल थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत वो ये इसमें तो नहीं होता है वो पकड़ने में। क्यों? क्योंकि वो आपका रोज का रूटीन वर्क है, उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो आपको आदत हो गई, एक्लेटाइज हो गए हो आप उसको, लेकिन जैसे ही आप नए एक्टिविटी कुछ करते हो यानी दूसरा एक्सरसाइज करने लेते हो तो उसमें पेन होता है डेफिनेटली। तो क्यों होता है ये पेन? आपका यानी इम्बैलेंसेस डेफिनेटली है, और आपको शोल्डर गर्डल मसल्स और उनका स्टेबिलिटी और यानी एक दूसरे के ऊपर का उनका रेशो, ये आपको चेक करना है। यानी आपको क्या करना है, प्रॉपर वर्कआउट करना है आपके स्कैपुलर मसल्स का भी, शोल्डर मसल्स का भी। और जैसे आपका एंड्योरेंस तो काफी अच्छा दिखता है, आर्चर का अच्छा होता ही है मसल्स के पर्टिकुलरली, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ और पावर की थोड़ी कमी लगती है, ये आपको बढ़ाना चाहिए। उसके वजह से आपके मसल में जो पेन है वो बाकी एक्सरसाइज करने में आते हैं वो डेफिनेटली कम होंगे। थैंक यू डॉक्टर संदीप। इसमें एक कुछ और ऐड करना चाहेंगे? जो कोचेस आप देखे होंगे कोरियन सिस्टम को जो हम लोग ने दिखाया, हमारे कोचेस ने, हम लोग ने बिगनर्स ट्रेनिंग और एलीट सब में बात किया ये बात को कि देखिए जब भी हमारा स्ट्रेंथ और आप जो कैपेसिटी और कैपेसिटी आप लोड करेंगे तो हमेशा इंजरी होगा। लेफ्ट शोल्डर में क्या होता है, आप बो का वेट उठाते हैं, आपको जब भी बो वेट, जब हम बिगनर्स को शूटिंग करते हैं हम बेयर बो से चलाने की बात करते हैं। अगर आप स्टेबलाइजेशन बढ़ाते चले जाएंगे, आप वेट बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि आपने किसी अच्छे एलीट को देखा है कि वो वेट ज्यादा यूज कर रहा है और आप उसको फॉलो करने लगेंगे बिना सोचे हुए कि जब वेट बढ़ा रहे हैं, अगर आप 3 kg से 4 kg का वेट कर दिए बो पे स्टेबलाइजर्स बढ़ाते हुए, तो क्या होगा कि आपका बॉडी, अगर आपका शोल्डर ट्रेन नहीं है, मसल्स ट्रेन नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो क्या होगा, इंजरी तो होनी ही है। तो और उसके बाद आप लगातार शूट करते हैं बिना कोई प्रिकॉशन लिए हुए, बिना ये सोचे हुए कि वो पेन को कैसे पहले अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज जो कोरियन के टॉप कोचेस किम ह्यू तक ने भी बोला है कि हम अपने एलिमेंट्री स्कूल्स में, मिडिल स्कूल्स में हम वेट्स को पाउंडेज का नहीं बढ़ाते हैं। पाउंडेज का वेट बढ़ेगा, उसको स्टेबलाइज करने के लिए आप क्या करते हैं, ड्रॉ को स्मूथ करने के लिए आप स्टेबलाइजर का वेट बढ़ा देते हैं। तो आपको जानना पड़ेगा कि कोचेस से आप हमेशा बात कीजिए, और उसके बाद ही धीमे धीमे आप पाउंडेज और धीमे धीमे वेट बढ़ाएंगे, तब क्या होगा, इंजरीज आपके कम होंगे। क्योंकि स्ट्रेंथ हमेशा आपका जो पावर से जो आप पुल करना चाहते हैं या जो वेट उठाना चाहते हैं उससे हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो इस पे कृपया करके ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने मसल फाइबर को, जो स्लो ट्विचिंग और फास्ट ट्विचिंग जो होते हैं, उनको कैसे ट्रेन किया जा सकता है? स्लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्लो ट्विचिंग, ये स्लो ट्विचिंग, ये मसल्स क्या होते हैं, ये फेजिक मसल्स होते हैं, यानी ये आपको बहुत समय तक एक पोस्चर मुहैया करते हैं। ये एग्जांपल के तौर पे आपके जो लोअर लिम्ब के मसल्स है, बैक के मसल्स है, ये आप क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा देर तक आपको खड़ा रखते हैं एक पोजीशन में, एक स्टेबल बैलेंस एक प्लेटफॉर्म देते हैं। तो उसको हम ट्रेन कैसे करते हैं, हम क्या क्या करना है उसके लिए, उसको एंड्योरेंस बढ़ाना है, एंड्योरेंस। तो ये क्योंकि एंड्योरेंस कैसा है, ये आप बहुत टाइम तक खड़े रहते हो, तो एंड्योरेंस ट्रेनिंग जब भी आप करते हैं, जैसे मैंने आपने स्लाइड्स में भी बोला है, 3 to 5 मिनट्स तक का एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस आपको हर मसल ग्रुप के बारे में करने चाहिए। तो अगर आप मेजर ग्रुप ऑफ मसल जो स्लो ट्विच है, जैसे आपके बैक मसल, उनके ऊपर अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली ये काम करेगा। और दूसरा है फास्ट ट्विचेस। फास्ट ट्विचेस मसल फाइबर क्या होते हैं, जो हमको इमीडिएट एक्शन के लिए लगते हैं, जैसे फिंगर्स है, फोर आर्म्स है। तो अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं फास्ट ट्विचिंग के लिए,
कि हमने जैसे बोला प्लायोमेट्रिक्स एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि फास्ट ट्विचिंग मसल फाइबर्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं हम, रिपीटेड एक्टिविटी, बाउंसिंग और अनकंट्रोल जो अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज को अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं ट्रेनिंग में, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक छोटा टेनिस बॉल लेता हूँ और दीवार पे उसको मारता हूँ, तो मुझे ये पता नहीं है कि वो मेरे पास आएगा कि नहीं वापस, या कौन से डायरेक्शन में जाएगा। वैसे मैं एक ट्रैम्पोलिन पे अगर बॉल मारता हूँ ऊपर से नीचे से, तो वो कहीं कोई भी डायरेक्शन में जाएगा। तो ये चीजें है, ये आपको ट्रेनिंग होती है प्लायोमेट्रिक्स में। तो ये फास्ट स्विचिंग फाइबर्स के लिए प्लायोमेट्रिक्स एक्सरसाइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो चीज के साथ अपन फेजिक यानी जो टोनिक बोले और फास्ट टोनिक, ये इनको हेल्प कर सकते हैं। मेरे वेस्ट एरिया में काफी पेन आता है शूटिंग, जब हम राइट हैंडेड आर्चर हैं और मेरे वेस्ट एरिया में पेन आता है, इसके लिए क्या है, क्या रीजन हो सकता है और क्यों, क्या कर सकते हैं? वेस्ट एरिया में अगर आपका पेन है तो इसका रीजन एक ही है कि आपका जो बॉडी पोस्चर है वो ट्विस्ट हो रहा है। यानी आप क्या कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली आप एक साइड में ज्यादा वेट डाल रहे हैं बॉडी की। यानी क्या होता है कि वो साइड हम ज्यादा यूज कर रहे हैं। हमने देखा होगा कभी भी जब हम बहुत बार खड़े रहते हैं तो हम थक जाते हैं, अपने मसल थक जाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक साइड में एक पैर पे ज्यादा वेट डालना चालू करते हैं। तो ये भी उसी टाइप का है। जब आपके बैक मसल्स, जब आपके पोस्चर, जब आपके कोर मसल्स वी यानी फटीग होना चालू होते हैं तो इम्बैलेंस होता है। तो इसमें क्या होता है, आपकी पोजीशनिंग, आप राइट और लेफ्ट, यानी क्या हो गया कि पेल्विस भी ट्विस्ट हो गया है, ये आपका स्टांस जैसे रहेगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप तो पहले स्टांस को क्लियर करना है कि क्या मेरे स्टांस की पोजीशन गलत है क्या। वो टेक्निकलिटी आपके कोच से इन्वेस्टिगेट करके लेना है कि अगर मेरी पोजीशन ही गलत है मेरे स्टांस की, तो उससे मुझे ये पहले बेसिक चीजें हो सकती है। दूसरा चीज है, मेरे बारे में पूछेंगे तो आपका डेफिनेटली फिर मसल इम्बैलेंस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एक साइड के मसल ज्यादा एक्टिवेट है, एक साइड के मसल नहीं है। तो आपको दोनों तरफ ध्यान देना है, दोनों तरफ आपको सेम स्ट्रेंथनिंग करना है। कोर मसल्स को आप कोर मसल ट्रेनिंग को आप इनकॉर्पोरेट करें आपके इस ट्रेनिंग में, और आप ज्यादा से ज्यादा साइड फ्लेक्शन, साइड रोटेशन जो हम बैक के करते हैं, उसको हम आपको डेफिनेटली आपके प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहिए। दूसरी चीज जो है आपका पोस्चर आपको पोस्चर करेक्शन के लिए क्या करना है, रोज एक 5 मिनट के लिए आपको मिरर इमेजेस जैसे करना है। यानी क्या करना है, मिरर क्यूज, विजुअल क्यूज जिसको हम बोलते हैं, हमको अब मिरर के सामने खड़ा रहना है मिनिमम पॉसिबल क्लोथिंग के साथ, और देखना है हमारे पोजीशन, पहले हम नॉर्मल कैसे खड़े रहते हैं, साइड से कैसे खड़े दिखते हैं, ये दो चीजें देखना है। फिर अपने को उसमें अपनी आर्चरी की पोजीशन और लेके देखना है, स्टांस लेके देखना है, मिरर में खुद को देखना है, क्या मैं एक साइड में ज्यादा ट्विस्ट हुआ हूँ, टर्न हुआ हूँ, या मैं स्वे बैक कर रहा हूँ, ये मेरा पोस्चर अगर मैं खुद से, और फिर उसको हम इमीडिएटली करेक्ट भी करना है मिरर में देख के। अगर ये हम 2-5 दिन एक्सरसाइज कर ले और ये आदत अगर डाल ले हम कि 2 मिनट हम मिरर में रोज देखते हैं आज हम कैसे खड़े रहते हैं, हमारा पोस्चर कैसा है, तो डेफिनेटली ये जो मसल पेन है वेस्ट का, क्योंकि उसमें ज्यादा लोडिंग का तो चांस नहीं है आर्चरी की वजह से, लेकिन इस रीजंस की वजह से उसमें पेन हो सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट बोला है डॉक्टर संदीप ने, और सभी कोचेस को बता दें कि आपका बॉडी बैलेंस, दोनों फोर्सेस, आपको बायोमैकेनिक्स के बारे में गंगाधर जी ने बताया था, और आपको पता होना चाहिए कि बायोमैकेनिक्स बोलता है कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं लेफ्ट एंड राइट का दोनों का 50% होना चाहिए। अगर आप इम्बैलेंस कर रहे हैं फोर्स को, तब ये प्रॉब्लम आता है कि आप ज्यादा एक तरफ ज्यादा यूज करना शुरू करेंगे, और जब ज्यादा यूज करेंगे तो ऑब्वियसली वो मसल्स फटीग आउट जल्दी होंगे। तो पहला चीज, जैसा बोला कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल कैपेबिलिटीज को पहले वो से बढ़ाइए, वो से ज्यादा कीजिए, तब आप पाएंगे कि बहुत सारे जो ये इंजरी, जो बहुत सारे पेन है, वो अपने आप चले जाएंगे, क्योंकि आपका पावर आपके बो पावर से ज्यादा है। तो उसके बारे में और जो जो एक्सरसाइजेज जो इन्होंने बोला है उस बारे में ध्यान रखिए और काइंडली उसको करते रहिए। रिकर्व आर्चर्स के लिए आप जब बोल रहे हैं, रिकर्व आर्चर्स का, हम 44 इयर्स के हैं, हम जब अपना राइट शोल्डर है उसको हम एक लेवल के ऊपर नहीं उठा पाते, उसमें पेन आता है, हमने MRI कराया, सब कराया, लेकिन ये पेन नहीं जा रहा है, क्या करना चाहिए? ये आपका जो ओवरहेड एक्टिविटी है, ओवरहेड शोल्डर फ्लेक्शन या अबडक्शन में आपका शायद से पेन रहेगा। इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। अभी MRI ने पिकअप नहीं किया, यानी क्या हो सकता है, या तो ये सिंपल टेंडनाइटिस का एक केस लगता है मुझे, कि जैसे आपके ओवर यूज करने से, आपका अभी से नहीं है, जब आपकी पूरा एज, आपके लाइफ में आपने जितना भी ट्रेनिंग किया है, जितना ओवर यूज किया है, और उसी प्रकार
फिजिकल कंडीशनिंग में हम कहीं तो कम पड़े हैं, उसके वजह से जो ओवरलोडिंग की वजह से टेंडनाइटिस, टेंडन को इन्फ्लेमेशन रहेगा, उसके वजह से वो वीकनेस में चले गए और इम्बैलेंस हो गए मसल्स में। इसके लिए क्या है कि आपका ओवरहेड एक्टिविटीज ये रिस्ट्रिक्ट हो गया। लेकिन अगर इसमें आप देखेंगे रिकवरी के लिए, तो आपको क्या करना है, पहले 90 डिग्री तक जितना अवेलेबल रेंज है, ये शोल्डर रेंज, इसको स्कैपुलर प्लेन बोलते हैं, यहाँ तक पहले हमको ट्रेनिंग करना है। जैसे मैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, यानी सामने पीछे साइड से, ये भी सब चीजें है, लेकिन ये प्लेन तक मैं उसको ट्रेनिंग दूंगा। मैं क्या करूंगा, सिंपल थेराबैंड से मैं इसको पहले ये रेंज कवर कर लेता हूँ। अगर ये रेंज और मेरे रोटेशंस वो भी शोल्डर के नीचे, अगर मेरे ये कवर हो जाते हैं, तब जाके मैं ये, अगर आर्क में पेन होता है आपके, तो पहले मैंने शुरुआती का आर्क जो है उसको ट्रेन कर लिया, तो डेफिनेटली मुझे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि हाँ मैं चलो मसल को इसके आगे भी लेके जा सकता हूँ। कभी कभी बहुत बार यहाँ तक जाता है, हाथ उसके ऊपर नहीं जाता है, और ये चीज हो सकती है कि आपका कैप्सूल भी टाइट हो गया है, अडेसिव कैप्सुलाइटिस जिसको बोलते हैं, यानी सिंपल लैंग्वेज में फ्रोजन शोल्डर। ये भी आपको देखना है कि फ्रोजन शोल्डर तो एमआरआई पे नहीं आएगा, यानी ऑब्वियस होगा तो ही आएगा, इनिशियल स्टेजेस में नहीं आता है। तो इसमें क्या होता है कि जॉइंट के ऊपर का जो कैप्सूल है आपका, एक वो पॉलीथीन जैसा थिन लेयर होता है, लेकिन ये आपके फ्लूइड को कैप्सूल उसके अंदर होता है, ये फ्लूइड कैप्सूल के अंदर होता है। तो ये क्या होता है, ये भी कभी कभी क्या होता है, ये रिस्ट्रिक्ट हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी ये सिकुड़ सा जाता है। तो उसके वजह से भी आपको ये जो रिस्ट्रिक्शन है पर्टिकुलरली ओवरहेड एक्टिविटीज में, ये आपके आ सकते हैं। आपने अगर नोटिस किया होगा, आपका रिदम जो है ग्लेनोह्यूमरल रिदम, यानी जो शोल्डर मेरा अभी प्रॉपरली जाता है ऊपर, मेरा शोल्डर ऊपर नहीं आता, लेकिन आपके इसमें शायद ये हो सकता है कि ज्यादा ऊपर लेने का ट्राई किया तो पहले ऐसे शोल्डर ऊपर आता है ना। तो ये अगर होता है तो आपको एक फ्रोजन शोल्डर, एक कैप्सुलाइटिस भी हो सकता है। आपको क्या करना है, सिंपल स्लीपर स्ट्रेच आप ट्राई करना है, आपको गूगल में मिल जाएंगे स्लीपर स्ट्रेच। आपको क्या है, एक साइड में लेट के इसको ऐसे स्ट्रेचिंग करना है। तो ये रोटेटर्स के स्ट्रेचेस है, ये आपको थोड़े ध्यान देने। स्लीपर स्ट्रेच मैंने बोला, आपको 90 डिग्री तक पहले मसल का स्ट्रेंथ बढ़ाना है आपको, और मूवमेंट्स करने हैं। मूवमेंट्स क्या कैसे होते हैं कि जैसे वॉल हम क्लाइंबिंग करते हैं, वॉल के ऊपर सीढ़ी जैसे चढ़ना है, 2 उंगली रखना है और ऐसे हम चढ़ सकते हैं, वैसे ही हम साइड से वॉल में चढ़ सकते हैं। ये चीजें 2-3 करना है। और टेबल को जैसे साफ कर रहे हैं हम लोग, टेबल टॉप को, टेबल के नजदीक बैठना है और साफ करने का ट्राई करना है, क्योंकि एक्चुअली आपका जो मूवमेंट है, अवेलेबल रेंज है, उसको मेंटेन भी रखना है अपने को, और वो बढ़ाने का ट्राई करना है। मेरे हिसाब से आप एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से इवैल्यूएशन कर लीजिएगा आपके शोल्डर का। मुझे लगता है ये ज्यादातर फ्रोजन शोल्डर जो एक कॉमन है आर्चरी में, आर्चरी छोड़ने के बाद वाले सिम्टम्स ये बहुत ज्यादा होते हैं एक एज के बाद, यानी 30-35 क्रॉस किया तो ये चीजें इटियोलॉजी में ज्यादातर पाई गई है। बहुत बार हम लोग हॉट बाथ या कोल्ड बाथ की बात करते हैं, आइस बाथ की बात करते हैं, तो व्हेन शुड वी टेक दैट? डेफिनेटली जब आपका एक स्ट्रेनियस ट्रेनिंग होता है सेशन, या तो हेवी सेशन होता है, दिन भर का होता है, या तो 2 घंटे में आपने पूरा वर्कआउट कर लिया है, बहुत बॉडी एग्जॉस्टेड लगती है, तो हम रिकवरी के लिए आइस बाथ, ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है आजकल, वर्ल्ड लेवल में भी यूज होता है, इंडिया में भी हम करते हैं। उसके लिए क्या, आइस बाथ का फंडा एक ही है कि आपके बॉडी का आइस से टेम्परेचर जो है वो एकदम कम होगा। उससे क्या होगा कि आपके कूल डाउन में इजीनेस आएगा। आइस क्या करता है, मैंने बोला पहले कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, फिर एक रिलैक्स करता है। तो जितने भी आपके ट्रेनिंग से मेटाबॉलिज्म, यानी लैक्टिक एसिड, हम बचपन से सुनते हैं लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है आपके मसल्स में, तो वो फ्लश आउट होने के लिए मदद होगा आइस बाथ से। तो हम आइस बाथ क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली आफ्टर योर स्ट्रेनियस ट्रेनिंग कर सकते हैं। और अगर आप दिन में कर रहे हैं उसको, तो एक लास्ट सेशन में उसको करिए, क्योंकि क्या होगा कि उससे आपकी बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन हो जाएगी, बॉडी चली जाएगी, और नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए आप शायद से उतने रेडी नहीं हो पाए। इसके लिए इसको आपको एंड ऑफ दिस सेशन करना है वो दिन की, और इसमें रोज भी कर सकते हैं आप। अगर रोज वो लेवल का ट्रेनिंग हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ उसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, आप रोज भी कर सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड बाथ ये एक नया कॉन्सेप्ट है, नया बोले तो चलते आया है पहले से ही, लेकिन अभी ज्यादा यूज होता है। हॉट एंड कोल्ड, उसको कॉन्ट्रास्ट बात बोलते हैं। हम क्या करते हैं कि पहले हम कोल्ड वाटर में जाते हैं, वन में बहुत सारा देखा है हमने, इंडिया में भी है, 2 बात होते हैं, उसको 2 सेपरेशन होता है, एक में गर्म पानी होता है, एक में ठंडा पानी। ठंडा पानी है चिल्ड वाटर रहता है, एक में लुकवार्म वाटर रहता है। आपको क्या करना है, पहले ठंडे पानी में जाना है, यानी क्या होगा कि आपकी
ब्लड वेसल जो कॉन्स्ट्रिक्ट हुए, फिर 2 मिनट के बाद आपको गर्म पानी में जाना है, तो क्या होगा, रिलैक्स होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इसका इफेक्ट ये साइंटिफिकली ज्यादा प्रूव है कि आपके जो मेटाबॉलिट्स है वो ज्यादा फोर्स से फ्लश आउट होके आपका सिस्टम ज्यादा जल्दी क्लियर होगा। तो इसका फंडा कैसा है कि 2 से 3 बार आप ठंडे पानी में एंड 2 से 3 बार आप गर्म पानी में अल्टरनेट करना है, और ये 10 मिनट का आप लगभग कर सकते हैं। स्टार्ट विद कोल्ड एंड एंड विद कोल्ड, ये उसका प्रिंसिपल है। बहुत से आर्चर्स को ये लोअर बैक पेन होता है, तो वन इज लोअर बैक पेन, और उसी के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि लोअर बॉडी को हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोअर बैक, ये बेसिकली लोअर बैक पेन क्यों होता है, क्योंकि लॉर्डोसिस अपने पोस्चर की वजह से ज्यादातर आता है। एक स्टैटिक पोजीशन में हम बहुत बार खड़े रहते हैं, तो पोस्चर तो करेक्शन करना ही करना है, वो नो डाउट हर चीज में आने ही वाला है पोस्चर। उसमें क्या होता है, लॉर्डोसिस, यानी हम देखते हैं बहुत बार अपना थोड़ा सा पेट मसल्स रहते हैं, एब्स नहीं रहते हैं, अपने एब्स थोड़े छूटे हुए रहते हैं, पेट रहता है। तो वो क्या होता है कि स्पाइन पे ये अनड्यू फोर्सेस डालता है। यानी क्या होता है, पेट क्यों है अपना, क्योंकि अपने एब्स मसल वीक है ना, तो उसके लिए एब्डोमेन मसल वीक है, तो उसके लिए हमको ट्रेनिंग करना है। लेकिन सिर्फ क्रंचेस और ये करके मतलब नहीं है, अपने को ओवरऑल कोर क्या है कि मेरा बैक एंड मेरा फॉरवर्ड पोस्चर यानी मेरा स्टमक, ये सभी कोर है, और उसमें जो स्पाइन है वो ऐसे है। तो स्पाइन जो चीज है वो फ्लो होनी चाहिए, ना कि वो एक साइड में जाना चाहिए। तो ये क्या करना है, कोर को आप एक्सरसाइज करो। कोर एक्सरसाइज कितने बार कर सकते हैं आप रोज भी कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में 3 बार आपको जरूर करना है। कोर एक्सरसाइज के डिफरेंट टाइप्स है, जैसे प्लैंक्स है, आपके सिटअप्स है, क्रंचेस है, डिफरेंट एनिमल पोजीशंस है, ये आप कर सकते हैं। 3 बार तो हफ्ते में आपको कोर ट्रेनिंग जरूर करना चाहिए। उसके बाद आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपको नीचे झुकते वक्त ज्यादा पेन होता है या पीछे जाते वक्त। अगर वो केस है तो आपको डेफिनेटली अपोजिट साइड, जहाँ पे आपको रिलीफ मिलता है जो साइड में है ना, तो वो साइड में आपको ट्रेनिंग ज्यादा करनी चाहिए। आप फिजियोथेरेपिस्ट से कभी भी असेसमेंट करा सकते हैं कि मेरे कौन से मसल्स वीक है और मैं, क्योंकि बैक ये बहुत बड़ा एक एरिया है, इसमें आपके फ्रंट मसल वीक है, साइड के मसल है कि बैक के मसल है। क्योंकि बहुत बार क्या करते हैं, जो मसल फायर करना चाहिए बैक में वो नहीं करते और उसके सबऑर्डिनेट यानी कॉम्पनसेशन हम ज्यादा करते हैं, तो वो भी एक चीज है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक असेसमेंट करके जो पर्टिकुलर वीकनेस है मसल में, और वो वीकनेस किसका है, टॉनिक का या फेजिक का है, यानी ये क्या करते हैं ये मसल, वो मसल का हम अगर एक एग्जामिनेशन कर लेते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। डोसेस तो बहुत ही सिंपल है, जो आप वीकली 2 या 3 बार हमको करना चाहिए। और उसी प्रकार कोर मसल के बाद लोअर लिम्ब में क्या है, सबसे बड़े मसल से आपके ग्लूट्स और आपके हैमस्ट्रिंग्स। तो ग्लूट्स में क्या है कि ये आपके बहुत ही स्पाइन और आपके पेल्विस को जोड़ने वाले मसल से, ग्लूट्स ये ऐसे मसल है जो स्पाइन से निकल के आपके नीचे फीमर में लगते हैं। तो ये क्या है कि ग्लूट मसल ये आपका क्या काम कर रहे हैं, ये फेजिक मसल है, यानी आपको बहुत सारा स्टेबिलिटी ये देते हैं। आपको इनको एंड्योरेंस ज्यादा ट्रेनिंग देना है। और जैसे मैंने बोला पहले ही नी के इसमें, तो हमको ग्लूट्स का स्ट्रेचिंग करना है। पायरिफॉर्मिस एक मसल है, उसका स्ट्रेचिंग आप जरूर देख लीजिए इंटरनेट पे। आपको पायरिफॉर्मिस मसल का स्ट्रेचिंग करना है, हैमस्ट्रिंग का, ग्लूट्स का और क्वाड्रिसेप्स का। ये अगर स्ट्रेचिंग करेंगे और उसके बाद इनका ट्रेनिंग इज प्रेटी मच सिंपल। कोई भी चीज आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, या तो आप थेराबैंड थेराटिव यूज कर लो, या तो सिंपल जिम में जाते हैं तो सिंपल वेट्स के साथ। एक वेट पे ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा वेट तो नहीं लगाना है, और एक कैलकुलेटिव यानी जो इजी आप वेट उठा सकते हैं उतना ही, और प्रोग्रेशन में आपको इनका ट्रेनिंग करना चाहिए। इसेंट्रिक लोडिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको पैरों के एक्सरसाइज करते वक्त, क्योंकि इसेंट्रिक लोडिंग और प्रोप्रायोसेप्शन ट्रेनिंग, इनके वजह से आपके जो ये जो बैक का पेन है ये कभी कभी बैक रिलेटेड रह सकता है, या तो लोअर लिम्ब के टाइटनेस की वजह से भी रिलेटेड रह सकता है, या तो लोअर लिम्ब के वीकनेस की वजह से भी रह सकता है। तो लोअर लिम्ब और कोर अगर आप इनको जोड़ के एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपको बैक पेन रिलीव करने के लिए इससे मदद होगी। थैंक यू डॉक्टर संदीप, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया आपने सभी आर्चर्स को, कोचेस को जो हमारे साथ जुड़े रहे इस सेशन में। जो भी आर्चर्स एंड कोचेस, अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप इनके ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं, इनसे मोबाइल पे बात कर सकते हैं, वो इन्होंने दिखाया था और उसके बारे में आप हम लोग को लिख सकते हैं। तो कोचेस डेवलपमेंट कमेटी आपको हेल्प करेगा उन सॉल्यूशंस को लाने के लिए जिससे कि इंजरी नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताया कि इंजरी प्रिवेंशन का क्या इंपॉर्टेंट क्या है, कूलिंग डाउन,
वार्मिंग अप और अपना स्ट्रेंथ बढ़ाइए बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग अ बो ऑफ अ लोअर पाउंडेड. लोअर पाउंडेड से बढ़िए, धीमे धीमे बो पाउंडेड इंक्रीज कीजिए, अपना स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इंप्रूव कीजिए, और तब आप देखेंगे बहुत सारी इंजरीज से आप दूर रह पाएंगे. इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप. मैं धन्यवाद देना चाहूंगा साई का, एआई का, कोचेज डेवलपमेंट कमेटी का. इन्होंने ये प्रोग्राम जो ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम आपके सामने लाए हैं. आप बने रहिए हमारे साथ. कल 9 बजे फिर मुलाकात होगी अपने ट्रेनिंग सेशन में, और हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर हुसैनी, जो कि खुद बहुत सारे गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड कर चुके हैं. वो हमें माइंड कोचिंग और पावर माइंड के बारे में बताएंगे. थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, Sandeep sir, and thank you, Sanjeev sir. Sandeep sir, I would request you to kindly just give your phone number once again, so that everyone is requesting in the chat box. So if you just read out your number once. And the email ID. And the email ID also, yes. Shall I read it out? Yeah, you just can speak it out loud so that everyone can. 93-233-07785. I'm repeating it. It is 93-233-07785.